हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इससे पहले कि आप पढ़ें कि ये कौन सी दवाएं हैं जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में काम आती हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है। हालांकि अगर आपको ये डिटेल पढ़ना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप एनफ ब्लड टू मीट दी मिनिमम बॉडी नीड्स। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसको हम लोग हार्ट फेल भी बोलते हैं, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? हार्ट फेलियर भी बोलते हैं कि हार्ट फेल हो गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है हमारे हार्ट की जिसमें हमारा हार्ट क्या है, पूरी तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, या उतने अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है जितने अमाउंट में ब्लड पंप करने की ज़रूरत है हमारी बॉडी को। यानी उतने अमाउंट में ब्लड को नहीं पंप कर पाता है जिससे हमारी बॉडी की जो मिनिमम क्या है रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। यानी जो कम से कम ज़रूरत है बॉडी की वो भी अगर पूरा ना हो पाए तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हार्ट बिल्कुल बैठ गया और बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसमें यह भी आता है कि जितने ब्लड की ज़रूरत है, यानी जितने आउटपुट की ज़रूरत है, यानी जितना ब्लड पंप करने की ज़रूरत है हमारे हार्ट को, उतने अमाउंट में ना कर पाए जिससे कि हमारी बॉडी की जो मिनिमम ज़रूरत है, जो कम से कम ज़रूरत है, वो पूरी हो सके। तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट फेलियर। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसकी पूरी डिटेल हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम लोग कि इस कैसे होता है, इसका रीज़न क्या होता है। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आपको फार्मेकोथेरापेटिक जाके पढ़ना चाहिए, वहाँ मैंने इसको डिटेल से पढ़ा रखा है। तो इसके क्या कॉजेज होते हैं, ऐसा क्यों होता है कि जब हमारा क्या जो हार्ट है वो अनेबल हो जाता है ब्लड पंप करने के लिए, तो क्या होता है? नैरोइंग ऑफ आर्टरीज। जो आर्टरीज हैं वो क्या नैरो हो गई, यानी इधर से मान लीजिए हार्ट क्या पंप कर रहा है और जिस रास्ते से ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जाता है वो क्या होती हैं? आर्टरीज होती हैं। तो वो तंग हो गई, वो क्या हो गई? नैरो हो गई, सिकुड़ गई हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उतनी ताकत नहीं लगा पाता है, तो फिर क्या होता है? हार्ट फेल हो जाता है, ठीक। दूसरा क्या होता है? कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, यानी जो हार्ट है उसी के अंदर क्या कुछ दिक्कत है जो जन्मजात है, यानी बच्चा पैदा हुआ उसी वक्त से क्या उसके हार्ट में डिफेक्ट है, मान लीजिए कहीं पे सुराख है, या क्या उसमें मान लीजिए उसके जो मसल्स है वो वीक हैं, तो इस टाइप की कोई भी दिक्कत हो तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। ऐसे इन्फेक्शन और डिफेक्ट इन हार्ट वॉल्व, यानी जो हार्ट के वॉल्व होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो भी वॉल्व है उसमें क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया, चाहे वो कोई सा भी इन्फेक्शन हो, वायरल हो, बैक्टीरियल हो, जो भी इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से क्या है हार्ट के जो वॉल्व हैं वो खराब हो गया, या उसमें क्या है डिफेक्ट आ गया कुछ, तो उसकी वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। ऐसे मायोकार्डाइटिस की वजह से भी क्या दिक्कत ये हो सकती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी हार्ट फेल हो सकता है। मायोकार्डाइटिस क्या है कि इन्फेक्शन ऑफ हार्ट मसल्स, यानी हार्ट के जो मसल्स हैं उसके अंदर इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो भी क्या दिक्कत हो जाती है। ऐसी कार्डियोमायोपैथी की वजह से भी दिक्कत आ जाती है, यानी हार्ट के जो मसल्स है उसमें कुछ बीमारी हो गई। ये सारी दिक्कतें मैंने सारे जो तरीके हैं ना कैसे उसमें दिक्कत आती है, क्या होता है, डिटेल से मैंने पढ़ा रखा है, आप उसको जाके पढ़िएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो ये हम लोग दवाओं की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जो हार्ट फेलियर को दी जाती हैं, ठीक। तो फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ CHF। ये जो दवाएं हैं ये यूज की जाती हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर। तो सबसे पहली जो ड्रग है इसको दो कैटेगरी में, इन दवाओं को दो कैटेगरी में बांटा है। एक बांटा है पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट और दूसरा है विदाउट पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट, ठीक है। तो पहला टाइप क्या हो गया? ड्रग्स विद पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट, और दूसरा जो टाइप है वो क्या हो गया? ड्रग्स विदाउट पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट। अब ये समझिए कि पहले इनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद तब आप समझिए कि पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है। तो इनोट्रोपिक इफेक्ट का मतलब होता है हमारे हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन करने की, या समझिए कि उसको सिकुड़ने की और ब्लड को पंप करने की जो ताकत है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन फोर्स। तो कॉन्ट्रैक्शन फोर्स में चेंजेस, अगर जो दवाएं उस फोर्स में चेंजेस लाती हैं, समझ में आ रही, उस कॉन्ट्रैक्शन फोर्स के अंदर जो दवाएं उस कॉन्ट्रैक्शन फोर्स के अंदर चेंजेस लाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनोट्रोपिक इफेक्ट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? इनोट्रोपिक इफेक्ट। तो अब वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट होगा वो क्या करेगा? उस कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को बढ़ा देगा। और दूसरा होता है निगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट, तो वो क्या करेगा? उस कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को घटा देगा। तो इसमें जो दवाएं यूज होती हैं वो दो तरीके की यूज होती हैं। एक होता है पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट,
ये क्या है, हार्ट फेल हो रहा है, यानी अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा, पूरा जोर नहीं लगा पा रहा है, ठीक। तो ये जो दवाएं होंगी ये क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को, यानी समझ लीजिए हार्ट की क्या है, हार्ट को पावरफुल बना देती हैं कि पूरी मजबूती से अपना काम कर सकता है। तो एक तरीके की ये दवाएं होती हैं। और दूसरी दवाएं ऐसी होती हैं जो हार्ट के क्या है, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स में कुछ चेंजेस नहीं लाती हैं, हार्ट जैसा है वैसा ही रहेगा। ये दूसरे तरीके से क्या है, हार्ट फेलियर में मदद करती हैं। यानी मान लीजिए जो आगे की आर्टरीज हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया बहुत ज़्यादा, समझ में आ रही, बहुत ज़्यादा उसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सिकुड़ गई है, तो ब्लड क्या है पूरी तरीके से जा नहीं पा रहा है, हार्ट अपना जोर लगा रहा है जितना, लेकिन उतने जोर से काम नहीं चल पा रहा है। तो ये क्या करेंगी, आगे जो रास्ता है उसको खोल देंगी, तो उसी उतनी ताकत के अंदर जितना हार्ट के अंदर है, तो उसी ताकत के अंदर जो हार्ट अपना लगा रहा था पहले से, उसी में वो काम अपना कर लेता है और ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी तक कर लेता है। तो ये दवाएं जो होती हैं वो हार्ट पे काम नहीं करती, यानी हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को नहीं बदलती हैं, बल्कि क्या दूसरे तरीके से हार्ट की हेल्प करती हैं। इसलिए इनको बोलते हैं ड्रग्स विदाउट पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट। अब हम लोग इसकी देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। तो जो ड्रग्स पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट डालती हैं हार्ट के ऊपर वो कौन सी हैं, तो वो होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जिसको आपने फार्माकोग्नोसी के अंदर भी पढ़ रखा होगा, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जिसको आप डिजिटलिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग डिजिटलिस भी बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, डिजॉक्सिन, क्या है, इसको बहुत सारे लोग डाइजॉक्सिन भी बोलते हैं, डिजॉक्सिन भी बोलते हैं। यही सबसे फेमस दवा है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवा है, ठीक है, कौन सी, डिजॉक्सिन या डाइजॉक्सिन इसको बोलते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल से भी जैसे कि डिजिटॉक्सिन और क्या, ओबैन। अब दूसरी टाइप है, जो क्लासिफिकेशन की जो दूसरी टाइप है वो क्या है, बाइपिरिडिन, क्या है, बाइपिरिडिन या फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, ठीक। तो इसका एग्जांपल क्या है, एमरीनोन और मिलरीनोन, क्या है, एमरीनोन और मिलरीनोन। और तीसरी जो दवाई, जो तीसरी क्लासिफिकेशन है, आप उसको कई बार पढ़ चुके हैं, बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट, जिसका एग्जांपल क्या है, डोब्यूटामिन और डोपामिन, और भी कई सारे इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। अब जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ड्रग्स विदाउट पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट। अब इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, डायूरेटिक्स इसका एग्जांपल जैसे क्लोरथायाजाइड, फ्यूरोसिमाइड, स्पाइरोनोलेक्टोन। अब ये डायूरेटिक्स मैं पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। दूसरा जो इसके क्लासिफिकेशन वो क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इसका क्या है, जैसे कैप्टोपिरिल, रेमिप्रिल और क्या लोसार्टन, वलसार्टन, ऐसे क्या है, बीटा ब्लॉकर्स। तो इसका एग्जांपल क्या है, एटिनोलोल, प्रोपरानोलोल, और क्या इसमें वेसोडाइलेटर जैसे कि नाइट्रेट्स आते हैं, हाइड्रोलाजीन आती हैं, और भी कई सारी हैं इसके वेसोडाइलेटर के अंदर, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और कई सारी हैं, ठीक। अब याद रखिए कि हम लोग इसमें सारे को डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कार्डियोग्लाइकोसाइड को डिटेल से थोड़ा पढ़ेंगे, और जो है ये बाइपिरिडिन इसको पढ़ेंगे, और ये जो है एडिनर्जिक एगोनिस्ट है, इन तीनों को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और बाकी ये सब और बाकी जो ये नीचे वाली हैं इस सबको अभी रिसेंटली आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वाली क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर मैंने इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है। अभी एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ठीक। तो ये पहली क्लासिफिकेशन है, ये क्या एक तरीके के इनोट्रोपिक इफेक्ट डालने वाली, ये क्या एक तरीके से पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट डालने वाली दवा है, ठीक है, याद है ना आपको, ये क्या है, पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट है डालने वाली दवा है। इसका एग्जांपल जैसे कि डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन और ओबैन। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड आल्सो नोन एज डिजिटलिस, तो ये जो कार्डियोग्लाइकोसाइड है इसको हम लोग डिजिटलिस के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करते हैं, दे स्ट्रेंथन दी हार्ट मसल्स एंड इंक्रीज दी कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ऑफ हार्ट। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करते हैं। स्ट्रेंथन का मतलब ये होता है कि उनको क्या है, मजबूत बनाते, पावरफुल बना देते हैं। एक तरीके से समझिए ये क्या है, ये कार्डियोटॉनिक है। ये क्या है, कार्डियोटॉनिक है, यानी हार्ट को क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स देती हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, एक तरीके से टॉनिक का काम करती हैं ये, ठीक है ना। इसको कार्डियोटॉनिक भी बोलते हैं, डिजिटलिस को या कार्डियक ग्लाइकोसाइड को। तो ये क्या करती हैं, हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथन कर देती हैं, यानी उसको मजबूत कर देती हैं, और कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ऑफ हार्ट को बढ़ा देती हैं, यानी हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट करने की यानी क्या है, ब्लड को पंप करने की ताकत को ये बढ़ा देती हैं। और इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो दे इंक्रीज दी कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को बढ़ा देती हैं। और क्या करती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इन लो डोज, अगर लो डोज के अंदर इसको कोई लेता है तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज द वेगल टोन को बढ़ा देती हैं, विच कॉज ब्रेडिकार्डिया। वेगल टोन क्या होता है, एक तरीके से हमारे क्रेनियल नर्व होता है, ठीक है,
ये कब काम करता है, जब हम किसी बॉडी का, जब कोई आदमी क्या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, समझ में आ रही, आदमी कोई बहुत ज़्यादा जब एक्साइटेड होता है तब ये आदमी को क्या है रिलैक्स करने के लिए वेगल नर्व क्या होता है एक्टिव होता है और आदमी को रिलैक्स करता है, समझ में आ रही बात। तो अगर ये जो दवा है डिजिटलिस, अगर ये कम मात्रा में लेते हैं, डिजिटलिस अगर कम मात्रा में लेते हैं तो ये जो वेगल नर्व है उसको क्या करता है एक्टिवेट कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। तो फिर उससे क्या होता है वेगल टोन बढ़ जाता है, जब वेगल टोन बढ़ता है तो फिर क्या होता है बॉडी को रिलैक्स करता है, तो उससे हार्ट रेट भी कम हो जाता है। तो वो क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, हाइपोटेंशन भी कॉज करता है अगर कम मात्रा में इसको हम लोग लेते हैं। और इसका क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, तो दे इंक्रीज दी ब्लड सर्कुलेशन, तो ये ब्लड सर्कुलेशन को भी क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। एंड इंक्रीज दी ब्लड फ्लो टू दी किडनी, और किडनी तक ब्लड के फ्लो को बढ़ा देते हैं, यानी ज़्यादा ज़्यादा ब्लड वहाँ पहुँचता है। उसकी वजह से क्या होता है दे इंक्रीज यूरिनेशन, तो यूरिनेशन ज़्यादा हो जाता है, यानी आदमी ज़्यादा पेशाब करने लगता है, पेशाब का वॉल्यूम बढ़ जाता है। फिर उससे क्या होता है रिलीज एडिमा इन पेशेंट विद कार्डियक एडिमा, यानी तो फिर उससे क्या होता है कि अगर किसी आदमी को क्या है एडिमा है, एडिमा यानी पानी वगैरह भर जाता है जहाँ पे मसल्स के अंदर, तो उसको ठीक करने के लिए फिर तो उस वाले पेशेंट को क्या करता है ये आराम देता है, ठीक है। और जो एडिमा हुआ किसकी वजह से हुआ है, कार्डियक एडिमा, यानी कार्डियक यानी हार्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से एडिमा हो जाता है। जैसे कि हार्ट के जो वाल्व हैं वो सही से काम नहीं करते हैं, तब भी क्या ब्लड वापस पूरी तरीके से नहीं आ पाता है, तब भी एडिमा हो जाता है। तो ऐसी दिक्कतों को ठीक करने में भी ये काम आता है। और दे स्टिमुलेट द केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है, ये हमारे ब्रेन के अंदर होता है, यहाँ लिखा भी तो है मेडुला के अंदर ये होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो जब इस पे ये जो रिसेप्टर है ये जब ट्रिगर होता है, यानी कोई चीज़ उसको समझ लिए उभारने का काम करती है, तो फिर उसकी वजह से फिर क्या होता है आदमी को मतली आती है, फिर उल्टी करने को मन करता है और उल्टी करता है आदमी, ठीक है। तो ये उल्टी भी करवाता है, समझ लीजिए, ठीक। और क्या करेगा, दे कॉज ब्लड विजन, इसकी वजह से आदमी की जो इसकी वजह से क्या है आदमी को थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखने लग जाएगा, इसका एक इफेक्ट ये भी होता है। और क्या करता है दे कॉज फोटोफोबिया, और इसकी लेने की वजह से क्या है आदमी को फोटोफोबिया होगा, यानी उसको रोशनी से लाइट से डर लगेगा, उसमें जाना नहीं चाहेगा। अब इसका क्या है फार्माकोलॉजी, इसका इंडिकेशन क्या है, इसको कब यूज़ करेंगे, तो दे आर यूज टू ट्रीट कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, ये कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। यानी क्या है ब्लड, यानी क्या हमारा हार्ट क्या है पूरी तरीके से पंप नहीं कर पा रहा है, यानी समझिए कमज़ोर हो गया, पूरा जोर नहीं लगा पा रहा, पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको क्या है पावरफुल बनाने के लिए ये दवा यूज़ करते हैं। दूसरा कब यूज़ करते हैं, कार्डियक अरेथमियाज के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। अरेथमिया क्या है मैं पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, दवाएं कब नहीं देंगे, तो दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपोक्लेमिया, यानी हाइपोक्लेमिया यानी कैल्शियम, अगर किसी को पोटाशियम की कमी है तब ये दवा नहीं देंगे। ऐसे ही सीवियर रेनल डिसीज, यानी किसी की अगर किडनी में क्या है कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, सीवियर है, अगर वन ज़्यादा डेंजरस है, सीरियस है, तब नहीं देंगे। ऐसे ही क्या है हिपैटिक डिसीज है सीवियर, यानी ऐसे क्या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, तब भी ये दवा नहीं देंगे। यानी एक होता है हमारा क्या एट्रियल, एक होता है वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल ही क्या असल पंप करता है ब्लड को बाहर करने के लिए, बॉडी तक पहुंचाने के लिए। तो अगर कह रहे हैं कि वो वेंट्रिकल क्या टैकीकार्डिया है, यानी क्या एक तरीके से इसका मतलब समझिए कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई है तो उसमें भी ये दवा हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। ट्रैकीकार्डिया का मतलब होता है कि ज़्यादा हो जाना, तो वेंट्रिकल जो मतलब कॉन्ट्रैक्शन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसमें भी नहीं देंगे। और क्या इसमें हम थायरोटॉक्सिकोसिस में भी नहीं देते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब ये होता है कि जो थायराइड हार्मोन है वो हमारी बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी ये दवाएं नहीं देते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब इसका जो डोज है तो सबसे फेमस दवा जो इसकी डिजॉक्सिन है, तो इसी को मैंने लिया है सिर्फ, तो ये कितना देते हैं, तो 0.25 से 0.5 mg पर डे इसको हम लोग दे सकते हैं। अब जो दूसरी टाइप की दवा थी वो क्या थी, हाइपिरिडीन इनहिबिटर या फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, कोई सा भी कह लीजिए बात एक ही है। तो इसका एग्जांपल क्या है अमरीनोन और मिलरीनोन, ठीक। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो ये क्या करते हैं, तो दी एक्सर्ट पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट, ये भी क्या करते हैं पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट डालते हैं, यानी हार्ट को क्या करते हैं मजबूत करते हैं, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को बढ़ाते हैं। दे कॉज वेसोडाइलेशन, ये वेसोडाइलेशन भी करते हैं, यानी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। और क्या करते हैं, दे इंक्रीज CO, यानी कार्डियक आउटपुट को ये बढ़ा देते हैं। समझ में आ रही बात, ये क्या करते हैं कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं, यानी ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलता है। और क्या करते हैं,
दे डिक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड आफ्टर लोड। और ये क्या करते हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करते हैं। पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तो ये समझिए पहले पेरिफेरल टिश्यू क्या होते हैं। तो पेरिफेरल टिश्यू ये समझिए जैसे कि हमारे स्किन है, यानी जो भी स्मूथ मसल्स वाले, जो भी हमारे क्या मसल्स वाले पार्ट्स हैं वो क्या होता है एक तरीके से पेरिफेरल टिश्यूज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे स्किन हो गए, मसल्स हो गए, लंग्स हो गया, हमारा GIT हो गया। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें अगर रुकावट हो रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आ रही बात कि उसमें क्या रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, ब्लड पहुँचाने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा उधर से क्या है दबाव पड़ रहा है, मुखालिफत हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में ये दवाएं देंगे तो ये क्या करता है, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर देता है, यानी ब्लड वहाँ पे आसानी से पहुँच जाता है, और आफ्टर लोड को भी कम कर देता है। अब ये क्या होता है आफ्टर लोड, यहाँ पे मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना समझिए कि आफ्टर लोड ये होता है हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट को ब्लड पहुँचाने के लिए हार्ट को कितना जोर लगाना पड़ रहा है वो तरीके से होता है आफ्टर लोड। ठीक, तो उसको भी क्या करता है, कम कर देता है। यानी हार्ट के जो मतलब हार्ट पे जो जितना जो जोर पड़ रहा था, जो ज़्यादा मेहनत लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी, उस रेशियो को ये कम कर देता है, उस रेट को कम कर देता है। इसकी इंडिकेशन क्या है, कब देते हैं, तो दे आर यूज्ड टू ट्रीट सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर फॉर शॉर्ट टर्म। यानी अगर किसी को बहुत तगड़ा क्या है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, पूरी तरीके से क्या हार्ट फेल हो गया है, बिल्कुल भी ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम लोग देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। यानी इसका इफेक्ट लंबे समय तक नहीं रहता, तुरंत देंगे तो ये तुरंत काम करता है और इसका लंबे समय तक इफेक्ट इसका नहीं रहता है। ठीक है, तो ये समझिए कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, तो इन हाइपर सेंसिटिविटी, यानी अगर किसी को इसकी वजह से क्या एलर्जी हो रही है तो उसमें नहीं देंगे। ऐसे ही पल्मोनिक वाल्व डिसीज, यानी जो क्या कहते हैं लंग्स की तरफ ब्लड पहुंचाने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। तो पल्मोनरी आर्टरीज के जो वाल्व्स हैं उसमें अगर दिक्कत हो तो भी नहीं देंगे। ऐसे ही एओर्टिक डिसीज है तो उसमें भी नहीं देंगे, यानी जो आर्टरीज है उसमें कुछ दिक्कत है, बीमारी है, तो ऐसी कंडीशन में ये दवा नहीं देते हैं। इसके डोज कितना है, कितना देते हैं इसको, ये जो मिलरीनोन है इसको हम लोग देते हैं 0.375 mgc माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से। यानी इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो इतना देंगे एक बार में, अगर इससे नहीं काम होता थोड़ा सा और देंगे, उससे नहीं काम चल रहा थोड़ा और देंगे, लेकिन मैक्सिमम एक दिन के अंदर 1.3 mg पर kg के हिसाब से देंगे, यानी इससे ज़्यादा एक दिन के अंदर आप नहीं देंगे। और जो अमरीनोन है इसको हम लोग 5 से 15 mcg यानी 5 से 15 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से देते हैं, और मैक्सिमम यानी एक दिन के अंदर 10 mg से ज़्यादा आप ये दवा नहीं देंगे। और जो तीसरी क्लासिफिकेशन थी वो क्या थी, बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट। क्या है, बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट। अब ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। और अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है, सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो उसको जाके पढ़ लीजिएगा, तब आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्या है बीटा, क्या होता है अल्फा रिसेप्टर, क्या होता है बीटा एडिनर्जिक, अल्फा एडिनर्जिक, की सारी चीज़ें मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। तो ये भी एक तरीके का क्या है इनोट्रोपिक इफेक्ट देता है। ठीक है, ये जो बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट जो हैं जैसे कि डोब्यूटामिन और डोपामिन, ये भी क्या एक तरीके से पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट देते हैं, यानी हार्ट मसल्स को क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को बढ़ा देते हैं। दी हार्ट हैज़ बीटा 1 एंड बीटा 2 एड्रीनोसेप्टर्स। तो जो हमारा हार्ट होता है उसमें बीटा 1 भी होता है और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, when these receptors are activated, जब ये रिसेप्टर क्या होते हैं एक्टिवेटेड होते हैं, यानी जब इनसे जाके इनका ये जो दवाएं हैं बाइंड करते हैं तो फिर क्या होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब वो एक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है हार्ट बीट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट मसल्स एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज्ड। ठीक है, उससे क्या होता है हार्ट रेट को ये बढ़ाते हैं, और क्या करते हैं मसल्स जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को बढ़ा देते हैं, और क्या करते हैं कार्डियक आउटपुट को फिर ये क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, यानी ब्लड ज़्यादा पंप होगा हमारे हार्ट के थ्रू। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो इंक्रीज पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट, यहाँ इफेक्ट लगा लीजिए। ठीक है, ये क्या करते हैं हमारे हार्ट के पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट को ये क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को ये क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। और क्या करते हैं इंक्रीज हार्ट रेट, तो ये हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। और फिर क्या करते हैं इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक का आउटपुट बढ़ा देते हैं, यानी ज़्यादा ब्लड क्या होगा पंप होगा, बाहर निकलेगा। इंडिकेशन क्या कब इसको यूज़ करते हैं, तो दे आर यूज टू ट्रीट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं।
और सर्कुलेटरी शॉक, अगर सर्कुलेटरी शॉक है तो उसमें भी यूज़ करते हैं। अब ये शॉक क्या है, अगले चैप्टर में, अगला जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ उसमें हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं शॉक क्या होता है। इतना समझिए कि जब ब्लड की सप्लाई हमारे क्या कहते हैं सेल को नहीं पहुंचती है, तो वो जब इंजरी होना शुरू हो जाता है, वो डेथ होना शुरू हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं शॉक। तो उस कंडीशन में भी ये दवा दी जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ये दवाएं कब नहीं दी जाती हैं, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में नहीं देंगे, अनस्टेबल इंजाइना में नहीं देंगे, सीवियर हाइपरटेंशन में नहीं देंगे, और क्या है अरेथमियाज में नहीं देंगे, मायोकार्डाइटिस में नहीं देंगे, मायोकार्डाइटिस अभी, और क्या है हाइपोकलेमिया में नहीं देंगे। अब ये सारी चीज़ें आप ये ऊपर वाली मैं सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, जितना भी आया सब पढ़ा चुका हूँ। मायोकार्डाइटिस का मतलब होता है कि जो मायोकार्डियल हमारा जो हमारे हार्ट का जो मसल्स होता है बीच वाला, उसको बोलते हैं मायोकार्डियल। तो उसका जो उसमें क्या है इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। और हाइपोकलेमिया का मतलब ये होता है कैल्शियम क्या कहते हैं पोटाशियम की कमी है, तब भी ये दवाएं नहीं देंगे। अब इसके डोजेस क्या हैं, तो डोब्यूटामिन 2.5 से 10 mcg पर kg पर मिनट के हिसाब से देंगे, ठीक है, यानी क्या कहते हैं 2.5 से 10 माइक्रोग्राम पर kg के हिसाब से पर मिनट में दे सकते हैं। और मैक्सिमम डोज जो है यानी एक दिन के अंदर आप कितना देंगे, तो 40 माइक्रोग्राम ही दे सकते हैं, ठीक है। और ये भी जो है ये डिवाइडेड डोज में देंगे, यानी कि 40 एक ही बार में दे देंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा कम करके देंगे, यानी 2 से यानी समझिए कि 2.5 से 10 माइक्रोग्राम एक बार में देंगे, फिर ज़रूरत पड़ रही तो और देंगे, फिर ज़रूरत पड़ रही तो और देंगे, लेकिन कितना 40 mcg यानी 40 माइक्रोग्राम देंगे, और ये सब डिवाइडेड डोज में देंगे। और डोपामिन 0.2 to 1 mg यानी क्या है 0.2 से 1 mg पर kg पर मिनट के हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम कितना देंगे, तो 300 से 1200 mg एक दिन के अंदर दे सकते हैं डिवाइडेड डोज के अंदर, यानी ज़रूरत के हिसाब से इसको बढ़ाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा देंगे, और ज़रूरत पड़ रही है और देंगे, और ज़रूरत पड़ रही है तो और देंगे। और एक दिन के अंदर क्या है हम लोग इसको 300 से 1200 mg देते हैं। जैसे कि ये दवाएं उस वक्त में भी यूज़ होती हैं, जैसे कि मान लिया किसी का अभी ऑपरेशन हुआ है, तो उस वक्त हार्ट रेट वगैरह सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, ऑपरेशन हुआ, बहुत सारा ब्लड भी निकल गया, तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी डोपामिन वगैरह टाइप की जो दवाएं होती हैं वो दी जाती हैं ताकि उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जा सके। तो ये जो टॉपिक था कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ होने वाली दवाएं, ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रग थेरेपी फॉर शॉक, यानी अगर किसी को शॉक हो गया उसको दवा के ज़रिए से हम लोग क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम लोग उन दवाओं के बारे में पढ़ें, ये जान लेते हैं कि शॉक क्या होता है। ये कि शॉक एक कंडीशन है, एक ऐसी हालत होती है जिसमें हमारे बॉडी के जो सेल हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उन तक ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है। और जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ पे फिर क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं हो पाती है। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, तो फिर क्या होता है, वहाँ पे न्यूट्रिशन है वो भी नहीं पहुँच पाता है, और फिर क्या है वहाँ पे एटीपी नहीं बन पाती है। और जब एटीपी नहीं बनती है तो सेल को क्या है काम करने के लिए एनर्जी नहीं रहती है, तो फिर क्या होता है सेल की इंजरी शुरू हो जाती है, सेल क्या होता है डैमेज हो जाते हैं। और जब सेल डैमेज होने लगते हैं तो फिर सेल का फंक्शन भी क्या होता है डिस्टर्ब हो जाता है। और आपको मालूम है कि हमारी पूरी बॉडी क्या है सेल से मिलके बनी है, सेल से फिर क्या टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं, और उससे फिर हमारी बॉडी बनती है। तो ये समझिए कि हमारी पूरी बॉडी का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये जो शॉक है ये ज़रूरी नहीं कि पूरी बॉडी का एक साथ हो जाए, कभी ऐसा होता है किसी एक पार्ट का हो जाएगा, और कभी ऐसा होगा कि पूरी बॉडी को शॉक हो जाएगा। शॉक तो समझ गए ना कि ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है, समझ में आ रही ना बात। तो ये क्या होता है शॉक। अब ये शॉक के अलग अलग कॉजेज़ होते हैं, कोई एक कॉज नहीं है, अलग अलग कॉजेज़ अलग अलग रीज़न की वजह से शॉक हो सकता है। लेकिन जो उसमें दिक्कत आएगी वो यही होगी कि ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी, या तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे नहीं हो पाएगी, तब ये शॉक होता है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि कैसे इसको हम लोग मतलब अगर किसी को शॉक हो गया तो कैसे उसको हम लोग ट्रीट करेंगे, कैसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, कौन सी दवाएं उसके अंदर यूज़ होती हैं। तो जो ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, यहाँ पे शॉक लगा लीजिए, शॉक छूट गया है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ शॉक इन्वॉल्व्स, शॉक की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, और यहाँ पे वो क्या है लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। तो अब ये जो शॉक है ये किसी को हो गया तो ये इसका जो इलाज है वो 2 तरीके से होता है।
समझ में आ रही बात। शॉक का इलाज दो तरीके से यानी दो स्टेप में होता है, समझिए। एक होता है प्राइमरी थेरेपी या समझिए कि फर्स्ट स्टेप, और दूसरा होता है सेकेंडरी थेरेपी यानी सेकेंडरी स्टेप, दूसरा स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो कॉज है, जो रीज़न है बीमारी के, उसको हम लोग मैनेज करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रही बात कि जो बीमारी के रीज़न है, जो कॉज है कि ये बीमारी क्यों हुई है यानी शॉक क्यों हुआ है, उसको कंट्रोल करने की हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो बाय दिस थेरेपी कॉजेज ऑफ शॉक आर करेक्टेड। तो इस थेरेपी के जरिए से क्या करते हैं हम लोग, जो शॉक के कॉजेज हैं उसको करेक्ट करने के, ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब कॉजेज क्या हो सकते हैं, तो जैसे कि हेमरेज, क्या हो गया, हेमरेज। इसको ऐसे समझिए कि ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, और ये पूरी बॉडी तक जा रहा है, फिर ये क्या होते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं कैपिलरीज के अंदर, ये और आगे जाएंगे तो और ये डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। तो हेमरेज क्या है कि लीकेज हो गया, ब्लड इधर जाना चाहिए था, मान लीजिए ये आपके लंग्स तक क्या है, ये ब्लड वेसल्स जा रहे हैं, ठीक है, ये लंग्स तक जा रहा है और यहाँ पे क्या हो गया, हेमरेज हो गया। हेमरेज का मतलब समझिए कि यहाँ पे कट गया और क्या हो गया, यहाँ पे लीक हो रहा है, तो ब्लड इधर नहीं जा पा रहा बल्कि इधर चला जा रहा है, पूरी तरीके से इधर नहीं पहुँचेगा तो वहाँ के जो सेल हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो हेमरेज की वजह से हो सकता है, और क्या हो जाए, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है कि मान लीजिए लंग्स जो है उसी में इन्फेक्शन हो गया। समझ में आ रही बात, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, अब ऑक्सीजन क्या है पूरी बॉडी तक सप्लाई नहीं जा पा रही है, इसलिए कि लंग्स क्या है वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंजेस नहीं हो पा रहा, ऑक्सीजन को ले नहीं पा रहा, तो पूरी बॉडी तक नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से भी शॉक हो सकता है। या ये समझिए कि हार्ट में दिक्कत आ गई, जैसे कि यहाँ पे देखा आपने मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कि हार्ट में क्या है दिक्कत आ गई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पे भी क्या है ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रही बात। तो इसकी वजह से भी दिक्कत हो जाएगी कि ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर, लेकिन ब्लड को जो पंप करने वाली मशीन है, आपका हार्ट जो है, आपका जो दिल है, वो पंप नहीं कर पा रहा है, तो इस तरीके से भी दिक्कत आ जाएगी। तो अब या तो फिर क्या, जो हार्ट के अंदर क्या हो गया, मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया, हार्ट ही बीमार हो गया, तो भी दिक्कत आ सकती है। ऐसे ही एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी ऐसा होता है। एलर्जिक रिएक्शन क्या ऐसा होगा कि उसमें इम्यून सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो गया और कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज करने लगता है वो कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है एकदम से डाउन हो जाएगा। वो समझ में आ रही बात, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे कि ब्लड प्रेशर एकदम से डाउन हो जाएगा, तो ब्लड जहाँ जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो क्या कहते हैं, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी हो जाता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ इसमें छूट गया था, वो मैं बता दूं कि इसमें क्या है कि शॉक इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच ब्लड परफ्यूजन टू द टिश्यूज डिक्रीज, ठीक है। तो ये बताना यह था कि ब्लड परफ्यूजन, ठीक है। तो शॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ब्लड परफ्यूजन टू टिश्यू डिक्रीज हो जाता है। तो ब्लड आप जानते हैं, टिश्यू जानते हैं, तो इसका क्या मतलब ब्लड परफ्यूजन का, यानी ब्लड वहाँ तक पूरी तरीके से पहुँच नहीं पाता है। परफ्यूजन का मतलब ये होता है कि उसको घेर लेना, वहाँ तक हर सेल के पास पहुँच जाना। और आपको मालूम है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो हर सेल तक क्या है, हमारी नसें नहीं पहुँचती हैं। समझ में आ रही बात, हर सेल तक हमारी नसें नहीं पहुंचती हैं, बल्कि क्या होता है, जैसे ही हमारे ब्लड वेसल्स हैं उससे और आगे बढ़ते हैं तो पतली होती है, उसको बोलते हैं कैपिलरीज। और फिर कैपिलरीज के बाद क्या है, वहाँ पे कैपिलरीज में जाने के बाद ब्लड आगे, मतलब आगे कोई नस नहीं होती कि पहुँचे, फिर वो क्या टिश्यू के अंदर चले जाते हैं, फिर वो एक सेल से दूसरे सेल तक इस तरीके से क्या होता है, पहुँचाया जाता है। ये नहीं कि हर सेल के पास ब्लड वेसल्स पहुँच रहे हों, आर्टरी हमारी जो कैपिलरीज हैं वो पहुँच रही हों, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रही बात। इसको ऐसा समझिए एग्जाम्पल से कि मान लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और ये और डिवाइड हो गया, पतला सा इधर निकल गए, ठीक, ये और डिवाइड हो गए दो भाग में, ये इधर इधर निकल गए, ठीक है, ये पतला होते जा रहा है, मान लीजिए ये और पतला हो गया। अब यहाँ पे आपके बहुत सारे मसल्स हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, सेल हैं, ये सब सेल हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि ये जो कैपिलरीज है ये हर सेल के पास मतलब डायरेक्टली पहुँच रही हो, बल्कि अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे ब्लड आया और यहाँ पे छोड़ देगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या, इसमें थोड़ी थोड़ी जगह रहती है, वो हर सेल तक ब्लड पहुँचता है, न्यूट्रिशन पहुँचता है, ऑक्सीजन पहुँचता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो यही इसी को बोलते हैं कि ब्लड ये आ रहा है और सब सेल के पास पहुंच रहा है, हर एक सेल के पास पहुंच रहा है, इसको बोलते हैं कि ब्लड परफ्यूजन टू टिश्यू। समझ में आ गई बात। तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि ब्लड जब अब इस वाली बीमारी में क्या होता है कि ये जो मतलब कंडीशन होती है शॉक वाली, तो इसमें ब्लड क्या है, हर सेल तक नहीं पहुंच पाता है। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रही ना, कि हर सेल तक ब्लड जब नहीं पहुंच पाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कि ब्लड परफ्यूजन टू टिश्यू डिक्रीज हो गया है।
क्या हम लोग प्राइमरी उसमें क्या करते हैं कि जो कॉजेज हैं, इसके शॉक के जो कॉजेज हैं, जो रीजंस हैं, उसको हम लोग ठीक करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अब उसके रीजन आप समझ चुके हैं। अब जो सेकेंडरी थेरेपी है, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इस थेरेपी इज यूज टू करेक्ट हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस। अब जो दूसरा सेकेंड स्टेप है, सेकेंड थेरेपी, उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हेमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब हेमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड फ्लो एंड द सिस्टम थ्रू इट फ्लोज। हेमोडायनेमिक क्या है, तो ब्लड जो है, या तो इसका हेमोडायनेमिक का मतलब ब्लड या ब्लड का फ्लो करना। हेमोडायनेमिक के अंदर क्या आता है, ब्लड या ब्लड का फ्लो करना, और वो सिस्टम भी इसके अंदर आता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज आ जाएंगी, एक तो आपका ब्लड आ जाएगा और इसके अंदर आपका हार्ट भी आ जाएगा, क्योंकि वो भी इस सिस्टम का हिस्सा है ब्लड को फ्लो कराने का। इसके अंदर आपकी क्या है, ब्लड वेसल्स भी आ जाएंगी। तो इसमें जो गड़बड़ी है, जो दिक्कत हुई है, उसको मैनेज करने का काम हम लोग इस सेकेंडरी थेरेपी के अंदर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, यानी मान लीजिए कहीं पे कट लग गया और बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया, तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, शॉक हो जाएगा। तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, तो इसमें अब ब्लड के वॉल्यूम को भी बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। तो ब्लड है और ब्लड का जो सिस्टम है ब्लड के फ्लो कराने का, उसको मैनेज करने का, ठीक करने का काम हम लोग किसमें करते हैं, सेकेंडरी थेरेपी के अंदर करते हैं। ठीक, अब ये जो फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग्स आर यूज फॉर करेक्टिंग हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर। तो अब ये जो दवाएं हैं, ये नीचे टाइप जो दवाओं के टाइप्स बताए गए हैं, इनमें से ऐसा नहीं कि सब एक साथ यूज आए, इसमें से कोई एक यूज होगा या कोई 2 यूज होंगे, 3 यूज होंगे। तो इस तरीके से इन्हीं को मिला के हम लोग क्या करते हैं, हेमोडायनेमिक कंडीशन को ठीक, डिस्टर्बेंस को, हेमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो वो कौन कौन सी दवाएं हैं, तो सबसे पहली कौन सी दवाएं होंगी, तो सिम्पैथोमाइमेटिक अमाइंस। क्या है, सिम्पैथोमाइमेटिक अमाइंस। अभी सबको हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक, दूसरा क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तीसरा है डेस्ट्रेंट। चौथा क्या है, ऑक्सीजन। पांचवा है कार्डियक ग्लाइकोसाइड और छठा है ग्लूकागोन। ठीक, इनमें से क्या है, ये वाला कार्डियक ग्लाइकोसाइड हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको पढ़ लिया। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जाके इसको देख लीजिएगा, हमने उसमें इसको पढ़ा दिया बहुत डिटेल से। ठीक, बाकी ये जो है इन सबको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिम्पैथोमाइमेटिक अमाइंस, जिसको हम लोग सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं, या सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट भी बोलते हैं, या इसको हम लोग एडिनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं, या एडिनर्जिक एगोनिस्ट भी बोलते हैं। समझ में आ रही, इसी का नाम है ये अलग अलग। तो इसमें अब बहुत सारी दवाएं हैं, तो सबको हम लोग नहीं लेंगे, बल्कि 4 दवाओं को लेंगे, और फिर इन्हीं का हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ेंगे, इनके इंडिकेशन पढ़ेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, डोजेस पढ़ेंगे। क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें यही 4 चीज़ें उसने डिटेल से पूछ रखा है। एक तो डेफिनेशन, तो बीमारी की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली कि क्या दिक्कत है। दूसरा इसमें क्या पढ़ना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और तीसरा क्या पढ़ना है, इंडिकेशन। चौथा पढ़ना है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और इसमें आपको डोजेस पढ़ना है। अब क्या ऐसा नहीं है कि मतलब सारों का जो इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन सबका एक जैसा नहीं है। समझ में आ रही बात, ये जितनी दवाएं हम लोगों ने ली हैं, 4 इंपॉर्टेंट दवाएं, तो सबका एक जैसा नहीं है, इसलिए सबका फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक साथ हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए सबको अलग अलग हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो पहली दवा क्या है, नोर एड्रीनलिन। दूसरा है एड्रीनलिन। तीसरा डोपामिन, और चौथा क्या है, डोब्यूटामिन। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नोर एड्रीनलिन। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, हमारी बॉडी पे क्या एक्शन शो करता है, तो इट इंक्रीज द परफ्यूजन प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट। ये याद रखिएगा, CO का मतलब होता है कार्डियक आउटपुट। तो ये क्या करता है, परफ्यूजन प्रेशर को बढ़ाता। अभी मैंने बताया ना, ये क्या ब्लड वेसल्स है। ठीक, और फिर ये आगे मान लीजिए सेल है। ठीक है, ये बहुत सारे सेल हमारी बॉडी के। तो क्या हो रहा है, तो कि मतलब अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाएगा, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो ये क्या है, मान लीजिए ब्लड यहाँ तक तो आ रहा है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर लो होगा तो यहाँ तक क्या है, ये ब्लड पहुँचेगा नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि हर सेल तक ब्लड वेसल से पहुँचता है, ऐसा नहीं होता। कैपिलरीज जो होती है हमारी, वो हर सेल तक नहीं पहुँचती हैं, बल्कि आके यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे रुक गई। अब यहाँ से क्या होता है, ब्लड हर एक के पास पहुँचता है, इसको बोलते हैं परफ्यूजन। तो अगर पीछे से प्रेशर ज़्यादा रहता है तो ये आसानी से हर सेल के पास पहुँच जाता है, और अगर पीछे से प्रेशर नहीं है, लो है, यानी ब्लड प्रेशर अगर लो रहेगा तो हर सेल तक क्या है, ब्लड नहीं पहुँचेगा।
पहुंचेगा। समझ में आ रही बात? तो उसको कहते हैं कि हम लोग ब्लड परफ्यूजन क्या हो रहा है, लो हो जा रहा है, तो ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो ये क्या करता है, इंक्रीज द परफ्यूजन प्रेशर, ये परफ्यूजन प्रेशर को बढ़ाता है, यानी हर सेल तक सेल के पहुंचने की का दबाव जो है उसको बढ़ाता है ताकि हर सेल तक क्या है, ब्लड पहुंच सके। ठीक, तो एक काम ये करता है क्या, परफ्यूजन प्रेशर को ये बढ़ाता है। दूसरा कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, यानी कार्डियक आउटपुट का मतलब कि ये जो हमारा हार्ट है वो पूरी तरीके से क्या भरपूर ब्लड को पंप कर सके। और क्या करता है, इट स्टिमुलेट अल्फा 1 रिसेप्टर, ये क्या करता है, अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देता है। ठीक, फिर उसकी वजह से क्या होता है, कॉज पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है। ये एक समझ लीजिए पेरिफेरल क्या होता है, उसके बाद आपको कई बार ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो बॉडी के कई सारे पार्ट्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए हमारे लंग्स हो गए, हमारे क्या कहते हैं किडनी हो गया, हमारी GIT हो गई, हमारे स्किन हो गए, तो ये जो पार्ट्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल। और इस पेरिफेरल जो ऑर्गन्स हैं, पेरिफेरल टिश्यू, इसको पेरिफेरल टिश्यू भी बोलते हैं। तो पेरिफेरल टिश्यू तक जो क्या ब्लड की सप्लाई आती है उसको बोलते हैं पेरिफेरल सर्कुलेशन। ठीक है, उसी को क्या, उसी की बात चल रही है, पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन, यानी पेरिफेरल जो सिस्टम्स हैं हमारे, वहाँ तक जो नर्वस जो ब्लड वेसल्स आ रहे हैं उसमें क्या करता है, ये कंस्ट्रिक्शन करवा देता है। कि मान लीजिए ये क्या हमारे स्किन है, ठीक, अब यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स आ रहा है ये, तो इसमें क्या करते हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्शन करा देते हैं। क्या कराते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, ये रास्ता मान लीजिए चौड़ा है, इतना पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें जब ब्लड जाएगा तो प्रेशर कम होगा, और इसी को पतला कर दिया जाए, इतने में अगर ब्लड जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ा देता है उसकी वजह से। और क्या होता है, इट स्टिमुलेट बीटा 1 रिसेप्टर, और हमारे हार्ट के अंदर जो बीटा रिसेप्टर होता है, बीटा 1, उसको भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, एक्टिव करता है। और जब वो एक्टिव होता है तो उससे क्या होता है, पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट उस पर क्या कहता है, प्रोड्यूस करता है। अब ये पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है, तो ये एक ऐसा इफेक्ट होता है, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, इंड्यूस करती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन पावर है वो बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन पावर को बढ़ा देता है, जिससे क्या है, हार्ट बड़ी मजबूती के साथ और बड़ी फोर्स के साथ ब्लड को बाहर पंप करता है। अब इसका इंडिकेशन क्या है, कब इसको यूज करते हैं, तो इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लो पेरिफेरल रेजिस्टेंस शॉक, तो ये क्या कह रहे हैं कि ये ऐसे पेशेंट में इसको मतलब ये दवा यूज की जाती है नॉर एड्रेनालिन, जिसको क्या है, लो पेरिफेरल रेजिस्टेंस शॉक है। क्या है, लो पेरिफेरल रेजिस्टेंस शॉक है। क्या मतलब है इसका, कि मान लीजिए ये कोई आपका ऑर्गन है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सेल हैं, ये एक ऑर्गन है और इसमें बहुत सारे सेल हैं और इसमें ब्लड वेसल्स आ रहा है। ठीक, ये मान लीजिए आपका ब्लड वेसल्स है, तो ये अगर डायलेट हो, ये क्या हो, अगर मान लीजिए डायलेट है, चौड़ा हुआ है, तो ब्लड का जो प्रेशर आएगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। समझ में आ रही बात, अगर ये बहुत ज़्यादा डायलेट है तो ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो ब्लड आए। अब याद रखिएगा कि जो ब्लड वेसल्स आते हैं वो कैपिलरीज में फिर क्या डिवाइड हो जाते हैं और हमारे टिश्यूज़ तक पहुंचती हैं, हर सेल तक, अलग अलग सेल तक हमारी ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज नहीं पहुंचती हैं। तो अब ये मान लीजिए ये क्या है, एक कैपिलरी है या एक ब्लड वेसल्स है जो इस टिश्यू तक आया और यहाँ पे आके ब्लड को छोड़ दिया। तो अगर ये प्रेशर ज़्यादा रहता है तो ये तो यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ सबके पास पहुँच जाएगा। लेकिन अगर प्रेशर कम है, अगर प्रेशर कम है तो यहाँ नहीं पहुँचेगा, यहाँ पहुँच गया। इन सेल जो हैं, ये जो पास वाले सेल है यहाँ तक तो ब्लड पहुँच जाएगा और जो दूर वाले सेल हैं वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचता है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे लो पेरिफेरल रेजिस्टेंस। लो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जब होगा, यानी ये समझ लीजिए कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या बहुत ज़्यादा डायलेट हो गए, तो फिर क्या प्रेशर नहीं बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लो पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो उसकी वजह से भी शॉक होता है कि ब्लड पूरी तरीके से हर जगह पहुंच नहीं पा रहा है, तो शॉक हो जाएगा। वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वहाँ के जो सेल हैं वो उनको एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो फिर क्या होता है, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो और इसको कहाँ पे यूज करते हैं, इन एक्यूट हाइपरटेंशन, इन एक्यूट हाइपोटेंशन। जब आदमी को एक्यूट यानी एकदम सडन क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है, यानी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो ये दवा देते हैं। तो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। तो फिर क्या है, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक, और इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो नो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज फाउंड। तो कोई खास इसका क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, यानी कोई ऐसी खास जगह नहीं है जहां पे इसको मतलब मना किया गया है। अब इसका डोज कितना यूज करेंगे, तो 2 to 4 UG यानी माइक्रोग्राम
पर मिनट के हिसाब से आईवी रूट से देंगे। आईवी इन्फ्यूजन का मतलब होता है कि इंजेक्शन लगा देना, ठीक है। तो आईवी रूट से इसको हम क्या करेंगे, देंगे 2 to 4 माइक्रोग्राम पर मिनट के हिसाब से। अब जो दूसरा है हमारे पास जिसको हमको पढ़ना है वो क्या है, एड्रीनलिन। क्या पढ़ना है हमको, एड्रीनलिन पढ़ना है। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो ये क्या करता है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है, यानी ब्लड ज्यादा क्या कहते हैं, हमारे हार्ट जो है वो ज्यादा ब्लड क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, ठीक। और क्या होता है, डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, और हमारे किडनी तक जो ब्लड का फ्लो जा रहा है, यानी जो ब्लड सप्लाई जा रही है उसको थोड़ा सा कम कर देता है। क्या करता है, इट इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। क्या करता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को ये क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसको टीपीआर भी बोलते हैं। अभी मैंने बताया ना पेरिफेरल रेजिस्टेंस, तो ये जो नॉर्मल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। यानी हमारे मान लीजिए कोई भी ये पेरिफेरल टिश्यू है और यहाँ तक जो ब्लड की सप्लाई हो रही है, ठीक है, तो वो जो ब्लड की सप्लाई जो हो रही है तो कितना उस पर प्रेशर, कितना उसमें रेजिस्टेंस है, कितनी रुकावट आ रही है, तो जो नॉर्मल क्या कहते हैं रुकावट होती है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो उसके बढ़ाने की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका इंडिकेशन क्या है, कब इसको यूज करते हैं, तो टू ट्रीट एनाफाइलेक्टिक शॉक। इसको कब यूज करते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है, तो वो शॉक जो कि एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हुआ है, वो शॉक जो कि एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हुआ है। असल में इसमें होता क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम इसमें थोड़ा सा मतलब इसको करवाता है। इम्यून सिस्टम में कुछ दिक्कत आती है तो फिर क्या एकदम से बहुत सारे केमिकल ऐसे रिलीज करता है जो ब्लड प्रेशर को एकदम से क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं, एकदम लो कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, एकदम से। तो उसको वाली कंडीशन में, जब ऐसी कंडीशन होती है तब हम लोग क्या करते हैं, ये दवा देते हैं, कौन सी, एड्रीनलिन। अब इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो इन हाई पेरिफेरल रेजिस्टेंस शॉक, अगर हाई पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से शॉक हुआ है वह हम लोग नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या कराता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, तो और ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा इसमें। और कब नहीं देंगे, तो इन कार्डियक डायलेशन, अगर किसी का हार्ट जो है डायलेट हो गया, उसका साइज बढ़ गया है, एक बीमारी होती है हार्ट के अंदर, ये मैंने डिटेल से पढ़ाया फार्माकोथेरापेटिक के अंदर, तो उस कंडीशन में भी ये दवा हम लोग नहीं देंगे। और कब, इसका डोज कितना है, तो 0.2 to 0.5 mg सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर रूट से इसको देंगे, यानी इंजेक्शन के थ्रू देंगे इसको। अब इसका फार्माकोल, अब हम लोग पढ़ेंगे डोब्यूटामीन के बारे में। क्या पढ़ेंगे, डोब्यूटामीन। हालांकि एक बार आप पढ़ चुके हैं, सारी चीजें वही है, सेम है, थोड़ा बहुत इसमें फर्क मिलेगा आपको, ठीक है, इससे थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा मैं। तो ये क्या करता है, इंक्रीज पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट, ये पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट को बढ़ा देता है। फिर क्या होगा, उससे हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और फिर क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। इसका इंडिकेशन क्या है, कब इसको यूज करते हैं, तो इट इज यूज टू ट्रीट शॉक ड्यू टू द कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से शॉक हुआ है तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सी दवा देंगे, डोब्यूटामीन, ठीक है। आपने कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर वाली जब दवा पढ़ रहे थे तो उसमें भी आपने इसके बारे में पढ़ा था कि कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर अगर किसी को होता है तो उसमें ये दवा देंगे। जब कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर होता है तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, शॉक हो जाता है, तो उस वाले शॉक में भी हम इसको क्या करेंगे, ये दवा देंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में नहीं देंगे, अनस्टेबल इंजाइना में नहीं देंगे, सेवियर हाइपरटेंशन में नहीं देंगे, यानी बहुत ज्यादा अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है उसमें नहीं देंगे, और अरेथमियाज में नहीं देंगे, ऐसे मायोकार्डाइटिस में नहीं देंगे, और हाइपोकैलेमिया में नहीं देंगे। मायोकार्डाइटिस यानी जो हमारा हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो 3 लेयर में होता है मेनली, तो जो बीच वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं मायोकार्डियल। तो उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन हो गया, दिक्कत आ गई है तो उस वाली कंडीशन में भी ये दवा नहीं देंगे। और अगर क्या कहते हैं पोटेशियम की कमी है तो उस कंडीशन में भी ये दवा नहीं देते हैं। अब डोज कितना इसका देंगे, तो डोब्यूटामीन कितना देते हैं, तो डोब्यूटामीन 2.5 से 10 mcg यानी 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से देंगे, और मिनिमम कितना, 40 माइक्रोग्राम के इन डिवाइडेड डोज। कितना, इन डिवाइडेड डोज, यानी एक ही बार में नहीं देंगे बल्कि क्या करेंगे, कई बार में 40 mg अगर जरूरत, 40 mcg अगर जरूरत पड़ रही है तो देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे डोपामीन के बारे में। तो जो कुछ आपने डोब्यूटामीन के बारे में पढ़ा सेम इसमें भी वही है, ठीक है, तो ये चीज़ें वहीं से आपने देख लेना है। और क्या कहते हैं ये इंडिकेशन, तो इट इज़ यूज टू ट्रीट सेप्टिक शॉक। ये जो कब यूज़ होता है, तो सेप्टिक शॉक अगर है तो उसको ठीक करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। सेप्टिक शॉक क्या होता है, तो वो शॉक जो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, यानी मान लीजिए हार्ट के अंदर इन्फेक्शन हो गया या लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सी दवा देंगे, तो ये देंगे आप लोग डोपामीन।
ठीक है। और कब देते हैं, ट्रॉमेटिक शॉक हुआ है तो उसमें देंगे। ट्रॉमा असल में बोलते हैं कि इंजरी हो गई कोई, चाहे दिमाग में इंजरी हो गई, कहीं पे भी इंजरी हो गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा लॉस होता है, तो उसमें ब्लड मान लीजिए बहुत ज़्यादा निकल गया, तो ट्रॉमेटिक इंजरी, अगर ट्रॉमेटिक शॉक है तो उसकी वजह से भी, अगर ट्रॉमेटिक शॉक है तो उस कंडीशन में भी ये दवा हम लोग देते हैं। और कब देते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी ये दवा हम लोग देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन भी क्या है, सेम डोब्यूटामीन की तरीके से है। और इसका डोज कितना है, तो डोपामीन का डोज 0.221 mg पर kg पर मिनट के हिसाब से देंगे, और मैक्सिमम एक दिन के अंदर 300 से 1200 mg इन डिवाइडेड डोज में देंगे, ठीक है, यानी डोज को कम थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना कोर्टिकोस्टेरॉइड। क्या पढ़ना है, कोर्टिकोस्टेरॉइड, ये भी एक दवा है जो शॉक में काम आती है, ठीक है। अगर किसी को शॉक हुआ है तो उस कंडीशन में ये दवा भी चलाई जाती है ज़रूरत के हिसाब से। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या है, तो आपने स्टेरॉइड का नाम सुना होगा। स्टेरॉइड एक तरीके का हार्मोन होता है जो हमारे जो किडनी है उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, वहाँ से निकलता है क्या, स्टेरॉइड। वो भी दो तरीके के हार्मोन होते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर, तो वो हम लोगों को डिटेल में नहीं जाना है। वो हार्मोन होते हैं हमारे, उसी जैसी दवा भी बनाई जाती है, तो वही दवाएं क्या है, दी जाती हैं। तो जैसा इफेक्ट उसका होता है, ऐसे ही इन दवाओं का इफेक्ट भी हमारी बॉडी के अंदर लेने के बाद शो होता है। तो इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो ये क्या करते हैं, अगर ये दवाएं हम लोग लेते हैं तो सप्रेस ऑल टाइप ऑफ एलर्जी, यानी जो भी एलर्जी हो रही है, एलर्जी जब होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है, बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होती हैं। तो ये क्या करती है, ये जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये एलर्जी के रिएक्शन को क्या करती हैं, सप्रेस करती हैं। और असल में ये क्या करती है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, उसकी वजह से एलर्जी क्या होती है, सप्रेस होती है, यानी समझिए कि दब जाती है, कम हो जाती है, उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है एलर्जी का। और क्या करती है, इंड्यूस इनोट्रोपिक इफेक्ट, यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ा लीजिए, क्या बढ़ा लीजिए, पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट। ये क्या करती हैं, पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट को बढ़ाती हैं। और क्या करती हैं, डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और ये क्या करती हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करती हैं। मैंने बताया ना पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उसको ये क्या करती है, कम कर देती हैं। और क्या करती हैं, प्रिवेंट लीकेज ऑफ कैपिलरीज, और जो कैपिलरीज होती हैं उसमें अगर लीकेज है तो उसको रोकने का काम करती हैं, यानी उस लीकेज को भरने का काम करती हैं ये। और इसके इंडिकेशन क्या है, कब इसको यूज़ करते हैं, तो सेप्टिक शॉक में इसको यूज़ करते हैं। किसमें, सेप्टिक शॉक, यानी अगर सेप्टिक शॉक का मतलब अगर इन्फेक्शन है, कोई इन्फेक्शन की वजह से अगर शॉक हुआ उसको बोलते हैं हम लोग सेप्टिक शॉक, ठीक है। सेप्टिक का मतलब समझ लीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसीलिए देखते हैं आपने एंटीसेप्टिक आती है दवाएं, तो वो क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टिक। तो सेप्टिक अगर शॉक है, इन्फेक्शन की वजह से शॉक है, तो ये दवा हम लोग देंगे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। और इट इज़ यूज टू ट्रीट एलर्जिक डिसऑर्डर, अगर एलर्जिक डिसऑर्डर है तो उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही अस्थमा में भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं, चूँकि वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन वगैरह है, जो सूजन है, उसको कम करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। ऐसे ही अगर इन्फ्लामेशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, तो लाइव एटीनोटेड वैक्सीन, अगर किसी ने लाइव एटीनोटेड वैक्सीन लगा लिया है, जैसे कि मान लीजिए पोलियो वैक्सीन है, तो उस कंडीशन में कोर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देंगे, इसलिए कि जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दवाएं होती हैं वो इम्यून सिस्टम को दबाने का काम करती हैं, उसके पावर को रिड्यूस कर देती है इम्यून सिस्टम को, समझ रहे हैं। इम्यून सिस्टम को एक तरीके से समझ लिए कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए बेकार कर देती हैं, काम नहीं करने देती हैं इम्यून सिस्टम को, ये जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं। तो लाइव एटीनोटेड वैक्सीन क्या होता है, ये जब लगाया जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम, जब कोई वैक्सीन लेता है जो लाइव वाली है या कोई सा भी वैक्सीन आदमी लेता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट काम करना शुरू करता है और एंटीबॉडी बनाता है। तो अगर इम्यून सिस्टम हमारा क्या है, रोक दिया जाएगा काम करने से, तो एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी, तो वैक्सीन लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे ही अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी ये दवा नहीं देंगे। और कब नहीं देंगे, तो डायबिटीज़ मेलाइटस में भी ये दवा नहीं देंगे। और कब नहीं देंगे, तो ग्लूकोमा के अंदर अगर किसी को ग्लूकोमा है तो उस कंडीशन में भी ये दवा नहीं देते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड। और कितना इसको देंगे, तो 0.5 to 10 mg पर kg पर डे के हिसाब से दे सकते हैं, यानी एक दिन के अंदर 2.5 से 10 mg पर kg के हिसाब से दे सकते हैं। और एक चीज़ और जो मतलब शॉक में यूज़ होने वाली चीज़ है वो क्या है, ऑक्सीजन। ये भी एक तरीके का क्या समझ लीजिए दवा है, ऑक्सीजन भी क्या एक तरीके से दवा है। अगर आपने फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स पढ़ा होगा तो उसके दवा की डेफिनेशन, ड्रग की डेफिनेशन में आप अगर पढ़ा होगा आपने, तो आप समझ जाएंगे कि किस किस चीज़ों को हम लोग ड्रग कहते हैं। तो ऑक्सीजन भी क्या है एक तरीके की समझ लीजिए ड्रग है, ठीक। तो इन शॉक कंडीशन दी ब्लड ऑक्सीजन लेवल शुड ऑल्सो बी मॉनिटर्ड। ये कह रहे हैं कि अगर किसी को शॉक लग गया, शॉक हुआ है,
यानी ब्लड सप्लाई रुक गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या करना, हमको ऑक्सीजन लेवल भी देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है, इट इज कॉल्ड द आर्टेरियल PO2, इसको हम लोग आर्टेरियल PO2 भी कहते हैं, यानी जो ब्लड का ऑक्सीजन लेवल होता है उसको हम लोग इस नाम से भी जानते हैं कि आर्टेरियल PO2 कितना है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब होता है कि इट मीन्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन ब्लड, यानी हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कितना अमाउंट घुला हुआ है, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट घुली हुई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टेरियल PO2। अगर कोई पूछे कि आर्टेरियल PO2 कितना है तो क्या मतलब होता है इसका, आर्टेरियल PO2 का मतलब कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना है, और उसको हम लोग किस में नापते हैं, तो उसको हम लोग नापते हैं mmHg में। किसमें, mmHg में, और वो कम से कम क्या है 60 mmHg होना चाहिए, उससे नीचे अगर ज़्यादा तो बहुत रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन सप्लीमेंट, अब आपने सुना होगा ऑक्सीजन सप्लीमेंट के बारे में। ऑक्सीजन सप्लीमेंट का मतलब होता है कि बाहर से जब ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है, बाहर से क्या ऑक्सीजन दिया जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन सप्लीमेंट। ठीक, यानी एक तो आदमी सांस लेता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 20-21 के आसपास में होती है, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ जब ऑक्सीजन देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो क्या ज़्यादा मतलब ब्लड के अंदर पहुंचती है, इसलिए कि अभी शॉक लगा हुआ तो उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है, तो इसलिए ऑक्सीजन सप्लीमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या करता है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, तो ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है, इसलिए कि जो हार्ट के मसल्स हैं उनका भी तो ऑक्सीजन जो लेवल था वो कम हो गया था, वो भी नहीं काम कर पा रहे थे, वो भी अपने एनर्जी नहीं बना पा रहे थे। तो ये जब देंगे ऑक्सीजन हम लोग सप्लीमेंट, तो उससे क्या होगा, हमारा जो हार्ट है उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो फौरन वो कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा, तो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फैलाने का काम वो करेगा जल्दी से। ठीक, और ऑक्सीजन लेवल ऑफ टिश्यू कैन बी इम्प्रूव इजिली, तो अगर हम लोग सप्लीमेंट देते हैं ऑक्सीजन का, यानी हम लोग मशीन के थ्रू अगर ऑक्सीजन देते हैं किसी को, तो उससे क्या होगा, जो मतलब टिश्यू लेवल पे जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसको इजीली हम लोग पूरा कर सकते हैं। और इसको कब कब हम लोग यूज़ करते हैं, तो हाइपोक्सिया में यूज़ करते हैं। हाइपोक्सिया नहीं, जब ऑक्सीजन की कमी होती है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोक्सिया। ऐसे ही इसको इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, अगर किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई है तो उस कंडीशन में भी क्या हम लोग ऑक्सीजन सप्लीमेंट देते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होता है, तो इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे कि मान लीजिए ठंडी का मौसम अभी, और मैंने यहाँ पे अंगीठी जलाई, कमरे के अंदर धुआं हुआ, तो धुआं जो होता है एक तरीके का वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है जो हमारे ब्लड के अंदर होता है वो ऑक्सीजन को लेके जाता है हमारे लंग्स से। तो हम लोग अब मान लीजिए इस कमरे के अंदर धुआं भरा हुआ है और मैंने क्या दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो इसके अंदर क्या कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा इस इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा हो गई है। अब मैं जब सांस लूँगा तो ऑक्सीजन भी जाएगा साथ में जो है इस कमरे के अंदर, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाएगा हमारे लंग्स तक। तो जो हीमोग्लोबिन है वहाँ से वो क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, इसलिए कि उसके साथ जल्दी रिएक्शन करता है, या ये कह सकते हैं कि आप उसको वो ज़्यादा पसंद करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को लेगा पूरी बॉडी के अंदर फैलाना शुरू कर देगा। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये जब जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, एनर्जी बन नहीं पाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो अगर किसी को इसकी पॉइजनिंग हो गई है तो फौरन हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन देते हैं सप्लीमेंट, ताकि जो ऑक्सीजन की लेवल का ऑक्सीजन का जो लेवल कम हो गया है उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, और कब देते हैं हम लोग, तो सीवियर अस्थमा, अगर किसी को बहुत तगड़ा अस्थमा है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है बॉडी में, तब हम लोग देते हैं। ऐसे ही व्हेन आर्टेरियल PO2 फॉल्स बिलो 60 mmHg, जब हमारे आर्टरीज का जो PO यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है अगर वो कम होता है कितने 60 mmHg से, तब हम लोग क्या है ऑक्सीजन सप्लीमेंट देते हैं। और दवा है जो मतलब शॉक में यूज होती है, तो वो क्या है, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जानते होंगे आप, ये भी हमारे पैनक्रियाज से निकलने वाला एक सब्सटेंस है, एक हार्मोन है। ठीक, ये क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ने का काम करता है। अब आपको मालूम होगा कि हम लोग खाना खाते हैं उससे जो ग्लूकोज मिलता है, जितनी हमारी बॉडी की जरूरत होती है उतना तो यूज हो जाता है, बाकी जो ग्लूकोज बचता है ब्लड के अंदर उसको लीवर अपने पास लेता है और उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करता है, स्टोर कर लेता है, यानी उसको ग्लाइकोजन बनाता है और इसको स्टोर करके रख लेता है। जब जरूरत पड़ती है तो फिर क्या होता है, ग्लूकागोन उसको क्या करता है, तोड़ता है। जब जरूरत पड़ती है ग्लूकोज को, जब फिर हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए मैंने खाना नहीं खाया और बॉडी को क्या ग्लूकोज की जरूरत पड़ रही है, तो वो जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर है, ये ग्लूकागोन उसको तोड़ता है और ग्लूकोज बना देता है। कौन ये काम करता है, ग्लूकागोन करता है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है, और ये बनता कहाँ से, पैनक्रियाज से बनता है।
तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है इसका, तो इट इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ऑफ हार्ट, ये हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फोर्स को बढ़ा देता है। और क्या करता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ा देता है, CO यानी कार्डियक आउटपुट। और क्या करता है, इट इम्प्रूव्स दी हेमोडाइनेमिक कंडीशन ऑफ पेशेंट, और ये पेशेंट के हेमोडाइनेमिक कंडीशन को इम्प्रूव करता है, अच्छा करता है। हेमोडाइनेमिक कंडीशन आप समझ चुके हैं, यानी जो ब्लड है या ब्लड का जो फ्लो है और वो सिस्टम जो ब्लड को फ्लो करवा रहा है, यानी हार्ट और हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, इन पूरे जो सिस्टम को क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है। अब इसके इंडिकेशन क्या है, कब इसको यूज़ करते हैं, तो इन पेशेंट हैविंग शॉक ड्यू टू हार्ट फेलियर अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको हार्ट फेलियर की वजह से शॉक हुआ है, तो अब हम लोग ये क्या करते हैं, ग्लूकागोन देते हैं। ऐसे ही इन हाइपोग्लाइसेमिया, अगर किसी को हाइपोग्लाइसेमिया हो गया है, यानी ब्लड में शुगर की लेवल कम हो गया है, शुगर का लेवल कम हो गया है, तब उसको हम लोग देंगे। तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा, तो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कब इसको नहीं देंगे, तो कार्डियक अरेथमिया में नहीं देते हैं क्योंकि ये हार्ट रेट को बढ़ा देगा। और कब नहीं देते हैं, तो हाइपरग्लाइसेमिया में नहीं देते हैं, यानी अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है और हाइपर है वो, यानी हाइपरग्लाइसेमिया है, तब हम लोग उसको ये दवा नहीं देंगे। इसका डोज कितना है, कितना देंगे ग्लूकागोन, तो 0.1 ml यानी 0.1 मिलीलीटर देंगे। और क्या कहते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से देंगे, यानी इंजेक्शन के थ्रू सबक्यूटेनियस रूट से देंगे इसको। अब एक चीज़ और है, एक सब्सटेंस और है जो मतलब शॉक में यूज़ किया जाता है, वो क्या है, डेक्सट्रेंट। डेक्सट्रेंट क्या होता है, तो ये समझिए एक लिक्विड होता है, यानी पानी होता है, उसके अंदर क्या होता है, कभी डेक्सट्रोज भी मिला होता है, कभी डेक्सट्रोज नहीं मिला होता है, और उसके अंदर NaCl होता है 0.9%। कितना, ये 0.9% उसके अंदर, उस लिक्विड के अंदर भरा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटल बोलते हैं, या उसको बोलते हैं NS बोलते हैं, या RL बोलते हैं, या उसको डीप भी बोलते हैं और सैलाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग नाम है। वो बॉटल जो देखते होंगे आप, मरीजों को चढ़ाया जाता है, तो वो क्या होता है, NS भी बोलते हैं, उसको सैलाइन भी बोलते हैं। तो उसके अंदर कितना होता है, नमक की मात्रा 0.9%। और क्यों होता है इतना, क्योंकि हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा है उसके अंदर भी जो सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है NaCl जो है वो 0.9% ही होता है। ठीक, अब ये जो डेक्सट्रेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। ऐसे आ जाता है क्वेश्चन के, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर पे एक नोट लिखिए। तो ये क्या होता है, प्लाज्मा को क्या करता है, वॉल्यूम, प्लाज्मा के वॉल्यूम को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। एक्सपेंड करने मतलब बढ़ा देता है। मान लीजिए शॉक हो गया किसी को और हेमरेज की वजह से हुआ, यानी मान लीजिए कि कट गया कहीं से और ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया, ब्लड का वॉल्यूम उसके बॉडी के अंदर 6 लीटर था, तो पूरा उसका सिस्टम चल रहा था सही से। अब मान लीजिए 1 लीटर ब्लड निकल गया, तो अब क्या है, उसको वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो उस वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेक्सट्रेन देंगे, यानी NS चढ़ाएंगे उसको। ठीक, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर बोलते हैं। और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे NS भी बोलते हैं, सैलाइन बोलते हैं, RL बोलते हैं और डीप भी बोलते हैं इसको। और ये क्या है, अलग अलग मोलिक्यूलर वेट के साथ में आता है। ये क्या है, अलग अलग मोलिक्यूलर वेट में ये आता है। तो एक आता है हाई मोलिक्यूलर वेट डेक्सट्रेन बोलते हैं जिसको, हाई मोलिक्यूलर वेट डेक्सट्रेन। तो वो कितना होता है, 1,10,000 मोलिक्यूलर वेट का होता है। इट इज़ यूज्ड इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, यानी अगर वॉल्यूम कम हो गया है, ऐसी शॉक की ऐसी कंडीशन जिसमें वॉल्यूम कम हो गया है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये क्या करते हैं, देते हैं, कौन सा, हाई मोलिक्यूलर वेट डेक्सट्रेन देते हैं। ठीक, और एक आता है 40,000 क्या कहते हैं, 40,000 मोलिक्यूलर वेट का आता है, जिसको हम लोग डेक्सट्रेन 40 बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डेक्सट्रेन 40 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुत ये फेमस है डेक्सट्रेन 40। तो 40,000 मोलिक्यूलर वेट का आता है वो। अब इसको हम लोग क्या कब कब का ये यूज़ होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, इंडिकेशन क्या है, तो इट इज़ यूज्ड इन शॉक, ये शॉक में यूज़ होता है। बिकॉज इट इम्प्रूव द टिश्यू परफ्यूज़न, ये क्या करता है, टिश्यू परफ्यूज़न को बढ़ा देता है। और कहाँ पे ये काम करता है, तो इट हेल्प्स इन ब्लड फ्लो, यहाँ ब्लड बढ़ा लीजिए, ब्लड छूट गया है, ये ब्लड के फ्लो करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक, और कहाँ पे ये किस काम में आता है, इट इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड के वॉल्यूम को ये क्या करता है, बढ़ा देता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। और ये कहाँ पे काम आता है, इन डिहाइड्रेशन, अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर की कमी हो जाती, पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है, तो डिहाइड्रेशन में भी इसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही डायरिया में भी यूज़ करते हैं। इसलिए डायरिया में जब आदमी के क्या कहते हैं, पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन होता है, दस्त होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है बॉडी से, तो उस कंडीशन में भी इसको हम लोग देते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक था ड्रग थेरेपी फॉर शॉक, ये कंप्लीट होता है यहीं पे। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 6। इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे थे 6 चैप्टर शुरू कराइए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6, और आज का हमारा टॉपिक है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। ठीक, तो इससे पहले कि हम लोग मेन टॉपिक पे आए जो मतलब सिलेबस में आपको दे रखा है, उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें समझना चाहिए। हो सकता है वहाँ से एग्जाम में एक आध नंबर का क्वेश्चन बन जाए। तो सबसे पहला जो टर्म है वो क्या है, हीमेटोलॉजिक सिस्टम। तो हीमेटोलॉजिक सिस्टम क्या होता है, तो वो सिस्टम यानी वो ऑर्गन्स जो क्या ब्लड बनाने में काम करते हैं, ब्लड के फॉर्मेशन में जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, यानी वो पूरा सिस्टम जो ब्लड बनाने का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं हीमेटोलॉजिकल सिस्टम। और जो ब्लड बनाने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हीमेटोपोइसिस। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है जो हमको पढ़ना है, आपके सिलेबस में पूछ रखा है, तो वो क्या है, हेमेटेनिक्स। यहाँ पे ए छूट गया, इसको बढ़ा लीजिएगा। इसको हम लोग हीमेटेनिक्स भी पढ़ते हैं और हेमेटेनिक्स भी पढ़ते हैं। ठीक, तो हेमेटेनिक्स क्या होता है, द ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट अनेमिया आर कॉल्ड हेमेटेनिक्स। वो दवाएं जो अनेमिया को ठीक करने के लिए यूज होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं हेमेटेनिक्स। अनेमिया बोलते हैं आयरन की कमी से होने वाली जो बीमारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं अनेमिया। ठीक है, आयरन की कमी हो गई, आयरन की डिफिशियंसी हो गई, उससे जो बीमारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं अनेमिया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो दवाएं जो आयरन की कमी को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं, आयरन डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हेमेटेनिक्स, जो आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक, अब ये 2-3 टाइप की जो दवाएं हैं जो यूज होती हैं, तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर यूज एज हेमेटेनिक्स। तो ये जो टाइप्स हैं ये क्या है, हेमेटेनिक्स के तौर पे यूज होती हैं। तो सबसे पहला क्या है, आयरन है, जो आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। तो आयरन के एग्जांपल्स क्या हैं, तो फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस एस्कॉर्बेट भी आपने पढ़ा था, ऐसे ही फेरस ग्लूकोनेट और फेरिक अमोनियम सिट्रेट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही आपने पढ़ा हुआ कार्बोनाइल आयरन। तो कई सारे इसके एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये मैंने लिए हैं जो बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो एक टाइप हो गया क्या, आयरन का। दूसरा होता है फोलिक एसिड, जिसको हम लोग विटामिन B9 भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा है कोबालामिन, यानी साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। तो ये क्या है, विटामिन B12। ठीक है, कुछ ही दिनों पहले इसके बारे में पढ़ाया था, विटामिन की पूरी जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर पूरा एक चैप्टर था। तो मैंने इनके सारे फंक्शन बताए थे कि फोलिक एसिड क्या करता है, नहीं करता, इसका क्या फंक्शन है और उसकी कमी से क्या बीमारियां होती हैं। तो हाँ, मैंने पढ़ाया था ना आपको, अगर फोलिक एसिड की कमी हो रही है, ऐसे ही क्या विटामिन B12 की कमी होती है, तो उससे क्या अनेमिया होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कि ये जो दोनों विटामिन हैं ये ब्लड फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं काम करते हैं, किसी न किसी तरीके से इस सिस्टम को क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं जो ब्लड बनाती है। ठीक, तो इसलिए इनकी कमी की वजह से भी क्या हो जाता है, अनेमिया हो जाता है। इसलिए अनेमिया को ठीक करने के लिए ये 3 टाइप की दवाएं दी जाती हैं। अब इनमें से हर एक टाइप को हम लोग अलग अलग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो आयरन के एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस एस्कॉर्बेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, ऐसे ही फेरस ग्लूकोनेट। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो हालांकि इसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है, ये इनके कुछ फंक्शन हैं जो ये काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये जो आयरन है ये क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में काम आता है। ये जो हेमोग्लोबिन बनता है जो कि आरबीसीज के अंदर होता है, और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का जो काम करता है वो यही हेमोग्लोबिन ही करता है। ये आरबीसी के अंदर होता है हेमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, हेमोग्लोबिन करता है। इसलिए अगर किसी को आयरन की कमी होती है तो उसको क्या, हेमोग्लोबिन उसका लो हो जाएगा। जब हेमोग्लोबिन लो होता है तो फिर आदमी को क्या, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, तो पता चल रहा है कि हाथ में दर्द हो रहा है, सुस्ती आ रही है, टायर्डनेस हो रहा है, नींद आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। क्यों कि हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाता है। ठीक, तो ये क्या करता है, ये हेमोग्लोबिन के बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, आयरन। यानी समझिए कि हेमोग्लोबिन के अंदर काफी मात्रा में आयरन होता है। दूसरा क्या, इट इन्वॉल्व्स इन फॉर्मेशन ऑफ सम हार्मोन। ऐसे ही आयरन क्या है, ये कुछ हार्मोन के बनाने में भी क्या है, काम आता है। जैसे कि थायराइड हार्मोन है तो इसके फॉर्मेशन में भी यूज होता है। तो आप क्या है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ये क्या है, आरबीसीज के फॉर्मेशन में काम आता है आयरन। इसलिए कि आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और उसके अंदर आयरन होता है। तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जो आयरन है ये आरबीसीज के फॉर्मेशन में काम आता है। अब इसका इंडिकेशन क्या है, तो आपको याद ही है तो कि अनीमिया को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, या तो फिर क्या आयरन डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है ये आयरन है। इसका कोई खास
खास कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, इसके डोजेस तो इसके टैबलेट आते हैं और क्या आते हैं, इसको मतलब इंजेक्शन के थ्रू भी लगाया जा सकता है। तो फेरस सल्फेट तो ये कितना देंगे, तो 0.3 ग्राम TDS यानी दिन में 3 मरतबा यानी 300 mg आप क्या है पर डे दे सकते हैं, दिन में 3 मरतबा। TDS मतलब थ्राइस अ डे, ठीक। ऐसे ही जो फेरस फ्यूमरेट है ये आप 0.2 ग्राम दे सकते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका 200 माइक्रोग्राम, दिन में 3 मरतबा दे सकते हैं। ऐसे फेरस ग्लूकोनेट तो आप इसको क्या है 0.6 ग्राम दे सकते हैं, यानी 600 माइक्रोग्राम दे सकते हैं, 600 mg इसको दे सकते हैं दिन में 3 मरतबा। ऐसे ही फेरिक अमोनियम सिट्रेट तो आप इसको 1 ग्राम दे सकते हैं दिन में, यानी उसको डिवाइडेड डोज में करके दिन में 3 बार देंगे, यानी कि एक ही बार दे रहे हैं, 3 मरतबा देना है, इतना 3 बार में आप देंगे, ठीक। अब क्या है फोलिक एसिड और कोबालामिन या साइनोकोबालामिन, तो ये इनके फंक्शन क्या हैं, यानी समझिए कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन की जगह पे आप इसको लिख सकते हैं फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, B9 जो है इट हेल्प्स द बॉडी इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, तो ये क्या करता है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में काम करता है और फिर उसको यूज करवाता है, और क्या करता है उसका यूज करवाता है। और दूसरा क्या है, ये B9 एंड B12 हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ RBCs, और ये क्या करते हैं जो B9 है यानी फोलिक एसिड और जो हमारा कोबालामिन या साइनोकोबालामिन है ये ब्लड फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, यानी समझ लीजिए कि RBCs की कमी हो जाएगी, और जब RBCs की कमी होगी तो फिर क्या हो जाएगा, आपके पास हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, और फिर दिक्कत होने लग जाएगी, आपको हीमेटोनिक्स की जरूरत पड़ेगी, आपको अनेमिया हो जाएगा। तीसरा जो ये विटामिन B12 इट हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ RBCs, और ये क्या जैसे कि मान लीजिए कोई सेल बन रहा है तो तुरंत ऐसा नहीं होता कि वो अपना काम करने लगे, बल्कि उसको मैच्योर होना पड़ता है। जैसे बच्चे हैं धीरे धीरे बढ़ते हैं फिर मैच्योर होते हैं, उनको अंदर शऊर आता है, उनके अंदर क्या समझदारी आती है। तो ऐसे ही जो RBCs हैं ये नहीं कि अभी बने और तुरंत क्या काम करने लग जाएंगे, बल्कि उनको मैच्योर होना पड़ता है, उनको नरिश करना पड़ता है। तो उसमें हेल्प करता है कौन, ये विटामिन B12, ठीक। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो फिर क्या है RBCs क्या है पूरी तरीके से मान लीजिए बन भी गए तब भी वो क्या काम नहीं करने के लायक नहीं रहेंगे, वो अच्छे से रहेंगे नहीं कि पता चला कि टेढ़े मेढ़े हो गए। अब इनका इंडिकेशन क्या है, कब इनको यूज़ करते हैं, तो दे आर यूज टू ट्रीट अनेमिया, अनेमिया में इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे ही दे आर यूज टू ट्रीट मेगालोब्लास्टिक अनेमिया। मेगालोब्लास्टिक अनेमिया क्या होता है कि जो हमारा जो क्या कहते हैं जो RBCs हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज में हो जाते हैं और फंक्शन कुछ भी नहीं कर पाते, यानी वो एबनॉर्मल साइज के बन जाते हैं और उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं रहती है कि वो अपना काम कर सकें, ठीक। ऐसे ही दे आर यूज टू ट्रीट परनेशियस अनेमिया, ये परनेशियस अनेमिया को भी ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। परनेशियस अनेमिया का आप देखेंगे ट्रांसलेशन तो यही मिलता है कि ये क्या घातक अनेमिया यानी बहुत डेंजरस होता है। और इसमें होता क्या है कि इन दिस कंडीशन दी बॉडी कांट एब्जॉर्ब एनफ विटामिन B12, इसमें होता क्या है कि ऐसी कंडीशन होती है कि आदमी हमारी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से क्या है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है। और जब विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता सही से, तो सही से क्या है RBCs बन नहीं पाएंगे, और बन गए तो क्या मैच्योर नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, दिक्कत आ जाती है RBCs के अंदर। अब इसके डोजेस क्या हैं, तो फोलिक एसिड कितना यूज होता है, तो 0.1 to 0. ये फोलिक एसिड कितना यूज होता है, तो 0.1 to 0. ये गलत हो गया है 0.8 माइक्रोग्राम, ठीक है। 0.1 to 0.8 माइक्रोग्राम या 1 ग्राम डेली आप दे सकते हैं, ठीक है। 1 ग्राम डेली आप डिवाइडेड डोज में देंगे। ऐसे विटामिन B12 क्या है 1 ग्राम इन परनेशियस अनेमिया, अगर किसी को परनेशियस अनेमिया है, घातक टाइप का अनेमिया है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग जो विटामिन B12 है वो 1 mg पर डे दे सकते हैं। फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 6 का एक टॉपिक है एंटीकोगुलेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, दी ड्रग्स प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड, वो दवाएं जो क्या है ब्लड के कोगुलेशन को रोकती है। कोगुलेशन मतलब क्लोटिंग, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ब्लड है, RBCs हैं, WBCs हैं और प्लाज्मा वगैरह जो भी है ब्लड, वो जम जाता है। जैसे आप देखते हैं कट गया तो बाहर ब्लड निकलता है तो क्या होता है, जम जाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन या क्लोटिंग, ठीक है। तो ऐसा तो ये क्या है, ये जो ब्लड है ये हमारी बॉडी के अंदर ना जमे कहीं पे। अगर बॉडी के अंदर ब्लड जम गया तो हम लोग हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा, मर जाएंगे, समझ में आ रही। तो ये जो दवाएं होती हैं एंटीकोगुलेंट, ये क्या करती हैं, प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये ब्लड के कोगुलेशन को यानी ब्लड के जमने को हमारी बॉडी के अंदर रोकती हैं। उनको हम लोग बोलते हैं एंटीकोगुलेंट, ठीक है। कोगुलेशन का मतलब होता है कि ब्लड का जम जाना, थक्का जम जाना, क्लॉट बन जाना, ठीक। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो ये 2 तरीके के आते हैं। एक होता है इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट्स,
तो उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो उसका एग्जाम्पल है हिपेरिन, एनक्रोड, ऐसे ही लेपिरुडिन। क्या है? लेपिरुडिन। और दूसरा क्या है? ओरल एंटीकोगुलेंट्स। एक है इंजेक्टेबल और दूसरा क्या है? इंजेक्शन के थ्रू लगाए जाएंगे ये, और दूसरा ओरल एंटीकोगुलेंट। तो ये दो तरीके का है, एक है कोमरिन और दूसरा है इंडेंडियोन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो बिस हाइड्रोक्सी कोमरिन। क्या है? बिस हाइड्रोक्सी कोमरिन। और दूसरा है वारफरीन सोडियम। क्या है? वारफरीन सोडियम। ये याद रखिएगा, ये दो याद कर लीजिएगा बस, और ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये दो एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा। एक क्या है? ये इंजेक्टेबल है, यानी जो इंट्रावेनस लगाया जाएगा, और ये जो है ओरली खाया जाएगा, ये टेबलेट के फॉर्म में। तो ये क्या है? वारफरीन। और ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस दवाएं हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हिपेरिन का पढ़ लेंगे और हम लोग वारफरीन का पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिपेरिन क्या करता है? इट प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग इन वीवो एंड एज वेल एज इन विट्रो। ये विट्रो है, ठीक है, इसको विट्रो कर लीजिएगा। तो ये क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग को रोकता है वीवो में। वीवो का मतलब इनसाइड दी बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर। आपको मालूम होगा कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता है, तो उसके अंदर हिपेरिन होता है जो लीवर बनाता है। ठीक है, लीवर क्या करता है? हिपेरिन बनाता है, तो वो ब्लड को क्लोटिंग होने से रोकता है। अगर वो इसमें हिपेरिन की कमी हो जाए तो ब्लड सारा हमारी बॉडी के अंदर जम जाए और हम लोग मर जाएंगे। तो ये क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। ऐसे आपने देखा होगा कि ब्लड आपका लिया जाता है क्या सैंपल के लिए, तो उसके अंदर हिपेरिन डाला जाता है ताकि वो क्लॉट ना हो जाए। समझ में आ रही बात? चेकअप के लिए ब्लड लेते हैं तो उसके अंदर हिपेरिन डाल के रखते हैं उस बॉटल के अंदर ही, ताकि ब्लड जो है उसको देखें, हिलाते हैं तो क्या करते हैं? हिपेरिन को मिलाते हैं ताकि ब्लड की क्लोटिंग ना हो। तो अब ये काम क्या करता है? हालांकि सिर्फ आप अगर इतना पढ़ना है इसके अंदर फार्माकोलॉजिकल एक्शन में कि ये क्या है? ब्लड क्लोटिंग को रोकता है, तो काफ़ी है, लेकिन थोड़ा सा इसका कैसे ये काम करता है तो वो देख लीजिए। इट एक्टिवेट्स एंटीथ्रोम्बिन थर्ड। ये क्या करता है? एंटीथ्रोम्बिन थर्ड को एक्टिवेट कर देता है। ये क्या है? एंटीथ्रोम्बिन थर्ड को एक्टिवेट करता है, विच इनएक्टिवेट फैक्टर्स 9 and 10। और फिर ये जो एंटीथ्रोम्बिन थर्ड है ये क्या करता है? इनएक्टिवेट फैक्टर्स 9 and 10। और ये क्या है? फैक्टर 9 और 10 को क्या करता है? इनएक्टिवेट कर देता है। फैक्टर 9 और 10 ये क्या है? ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो ब्लड क्लोटिंग में काम करते हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं जो ब्लड क्लोटिंग करवाते हैं, बहुत सारे समझिए मीडिएटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हिस्सा लेती हैं। तो ऐसे ही एक फैक्टर है 9 और 10। तो ये जो क्या है? एंटीथ्रोम्बिन थर्ड है, ये इन दोनों को इनएक्टिवेट कर देता है। और जब ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, तो फिर ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। ठीक है, इन दिस वे कोगुलेशन इज प्रिवेंट। तो इस तरीके से कोगुलेशन को क्या किया था? प्रिवेंट किया जाता है। अब इसका बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी है, उसमें जाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या? कोमरिन। कोमरिन में क्या था? यानी वारफरीन। ठीक है, ये कोमरिन मैंने यहाँ ले लिया, आप इसको वारफरीन भी कह सकते हैं। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? कोगुलेशन फैक्टर 2, 7, 9 and 10 आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म। तो जो हमारी बॉडी के अंदर क्या, हमारे ब्लड के अंदर जो क्या है? कोगुलेशन फैक्टर्स हैं, यानी जो ब्लड क्लोटिंग कराते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 10, 11, 12 के करीब ऐसे कुछ हैं। ठीक है, तो उसमें जो फैक्टर 2 है और जो 7 है और जो 9 और 10 है, वो क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहते हैं। किसमें? इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहते हैं अनटिल दे आर कार्बोक्सिलेटेड। जब तक कि उनको कार्बोक्सिलेटेड ना कर दिया जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जब वो उसके साथ मिलता है तब जाके वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, और ये एक्टिव करने का, इनको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? विटामिन के। ठीक है, इनको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? विटामिन है। उसमें पूरी एक प्रक्रिया है कि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो विटामिन के साथ आके मिलते हैं, फिर ये कुछ केमिकल से रिलीज करता है, तब जाके वो उससे क्या होते हैं? ये कार्बोक्सिलेटेड होते हैं, तब ये एक्टिव होते हैं और फिर क्या है? ब्लड क्लोटिंग करवाते हैं। ठीक, तो दीज ड्रग्स एक्ट ऑन विटामिन के। तो ये जो कोमरिन ड्रग है यानी जो वारफरीन है, वो विटामिन के ऊपर काम करते हैं एंड प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स, और उस केमिकल को बनने से रोक देते हैं। ठीक है, जब विटामिन के ऊपर ये काम करते हैं तो जो विटामिन के कुछ ऐसे केमिकल्स बनाता है, सिंथेसिस करता है, जो क्या है? इनको एक्टिव कर देता है। तो उसी केमिकल को ये लोग क्या करते हैं? रोक देते हैं। दैट कार्बोक्सिलेट दिस फैक्टर्स, जो इन फैक्टर्स को क्या करता था? कार्बोक्सिलेट करता था। तो इस तरीके से जब इसको ये रोक देंगे तो फिर क्या होगा? कोगुलेशन का फंक्शन नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से क्या है? ये जो वारफरीन है वो काम करता है, और ये जो है ये इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है और ये ओरली दवा खाई जाती है जो कोमरिन वाली है।
क्या है, कब इनको यूज़ करते हैं, तो ये जो एंटीकोगुलेंट्स हैं ये कब यूज़ होते हैं, तो टू ट्रीट अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना को भी क्या है इसके उसके अंदर इसको हम लोग देते हैं। ऐसे ही टू प्रिवेंट कोगुलेशन इन हार्ट फेलियर, ऐसे किसी को हार्ट फेलियर है यानी ब्लड क्या पूरी तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या है कोगुलेशन होने के चांसेस रहते हैं, तो वहाँ पे भी देते हैं। ऐसे टू डिजोल्व द क्लॉट्स इन ब्लड वेसल्स, ऐसे ही कहीं ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट ना हो जाए, कहीं जम ना जाए, तो ऐसे रिस्क अगर रहते हैं, मान लीजिए किसी के हार्ट में दिक्कत है और ये डर है, ये रिस्क है कि ब्लड क्लॉट हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए किसी का वॉल्व खराब हो गया है तो ये वहाँ पे दिक्कत रहती है, तो उस कंडीशन में भी ये दवाएं देते हैं। ऐसे ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऐसे क्या है पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी देते हैं, यानी पल्मोनरी के अंदर अगर कहीं कैपिलरीज के अंदर किसी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या क्लॉटिंग हो गई है तो उसको डिजोल्व करने के लिए भी देते हैं। ऐसे ही टू प्रिवेंट क्लॉटिंग ड्यूरिंग ओपन हार्ट सर्जरी, ऐसी ओपन हार्ट सर्जरी के अंदर क्या है ये दवाएं हम लोग देते हैं, यानी हार्ट की सर्जरी हो रही है तो ब्लड का सर्कुलेशन रुका हुआ है, तो क्या है कहीं ब्लड जम ना जाए बॉडी के अंदर, तो उस दौरान भी क्या हम दवाएं देते हैं ताकि ब्लड की क्लॉटिंग ना हो। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कब ये दवाओं को नहीं देंगे, तो दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रिसेंट ट्रोमा, और ये जो दवाएं हैं ना किसी हद तक ये ब्लड को थोड़ा पतला भी कर देती हैं, ठीक है। और इन ये जो दवाएं अगर कोई ले रहा है तो अब क्या मान लीजिए अगर कहीं पे कट लग गया हो तो जल्दी से वो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, समझ में आ रही बात, जल्दी से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, जल्दी से रुकेगा नहीं ब्लड, ठीक है। तो इसमें कब नहीं देते हैं, तो रिसेंट ट्रोमा, अगर किसी को जल्दी ही ट्रोमा हुआ था कोई, ठीक है, मान लीजिए ब्रेन के अंदर कहीं पे नसें फट उठ गई थी तो दिक्कत हो गया था और उसको किया गया, तो इस कंडीशन में नहीं देंगे। ऐसे रिसेंट सर्जरी अगर किसी की हुई है तो भी नहीं देंगे, ठीक है। ऐसे रिसेंट एबॉर्शन हुआ किसी का तो उस कंडीशन में भी नहीं देंगे। ऐसे ही अगर किसी को स्ट्रोक हो गया था तो उसको भी नहीं देंगे। ऐसे ही सीवियर हाइपरटेंशन, अगर किसी का बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है तो उस कंडीशन में भी नहीं देंगे। ऐसे ही क्या है सीवियर डायबिटीज़, अगर किसी को उसमें नहीं देंगे। ऐसे ही सीवियर लीवर डैमेज, अगर किसी का लीवर डैमेज है बहुत तगड़ा तो उसमें भी नहीं देंगे। ऐसे ही पेप्टिक अल्सर में भी नहीं देंगे, कब नहीं देंगे, पेप्टिक अल्सर है उसमें भी नहीं देंगे। ऐसे ही ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर किसी का ब्लड क्या है कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, मान ली इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या कोई और ब्लीडिंग के कोई दूसरे तरीके की ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में भी ये दवाएं हम लोग नहीं देते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके डोजेस क्या है, तो जैसे कि हिपैरिन है तो इसको कितना देते हैं, तो ये यूनिट में दिया, यानी इसका जो है ना बहुत थोड़ी सी मात्रा यूज़ होती है, तो ये जो दवाएं ना यूनिट में आती हैं, तो 5000 से लेकर 10,000 यूनिट पर ml IV रूट से इसको दिया जाता है। और ये जो दवाएं हैं ना ये बहुत केयरफुली दी जाती हैं। ऐसे ही वारफरीन है जो ओरल रूट से दी जाती है, तो 5 से 10 mg पर डे हम लोग दे सकते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। एक पार्ट आपने इसका पढ़ लिया, उसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर कर लिए थे, एक हेमेटेनिक्स और दूसरा एंटीकोगुलेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, एक एंटी प्लेटलेट ड्रग्स और दूसरा थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स क्या होते हैं, तो दी ड्रग्स प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन आर कॉल्ड एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। एग्रीगेशन का मतलब होता है कि 2 का 3 का मिल जाना, एक साथ चिपक जाना, गैदरिंग करना, ठीक है। मान लीजिए एक प्लेटलेट है, दूसरा इस पे आके चिपक गया, तीसरा चिपक गया, चौथा चिपक गया, तो ये क्या हो जा रहा है, एग्रीगेशन हो रहा है, चिपक रहा है। तो ये प्लेटलेट्स चिपक के क्या करते हैं, एक क्लॉट बना देते हैं, एक तरीके से बोलस बना लेते हैं, समझ रहे हैं, एक तरीके से क्या करते हैं बोलस बना लेते हैं, समझिए कि गुच्छा सा बना लेते हैं ये। और फिर जब ये एक साथ गुच्छा बन जाएंगे तो किसी भी कैपिलरीज के अंदर जाके क्या फंस जाते हैं और फिर रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। तो समझ में आ रही, तो वो दवाएं जो क्या है प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकती हैं, वो दवाएं जो प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को यानी एक साथ मिलने को, जमावड़े को, चिपकने को रोकती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी प्लेटलेट एजेंट्स। ठीक, अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लीजिए। तो पहला है थ्रोम्बोक्सेन, क्या, थ्रोम्बोक्सेन सिंथेसिस इनहिबिटर, थ्रोम्बोक्सेन सिंथेसिस इनहिबिटर जिसको हम लोग TXA2 भी बोलते हैं, या आप इसकी जगह पे आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर, क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर, PG भी कर सकते हैं, क्या, P और G, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर सेम बात है। तो इसके एग्जाम्पल में आता है एस्पिरिन, ठीक है, लेकिन एस्पिरिन का लो डोज यूज होता है, इसलिए हम लोग को यहाँ हमने यहाँ पे लिख दिया लो डोज ऑफ एस्पिरिन, ठीक है। और दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है डेजॉक्सिबेन, क्या, डेजॉक्सिबेन।
दूसरा जो क्लासिफिकेशन इसका वो है फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर। क्या? फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर, जिसका एग्जांपल है डाइपिरिडामोल। क्या? डाइपिरिडामोल। तीसरी क्लासिफिकेशन इसकी यानी तीसरी टाइप की जो ड्रग है वो है एडीपी, इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर। एडीपी, इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर। इसका एग्जांपल क्या है? टिक्लोपिडिन। क्या? टिक्लोपिडिन और क्लोपिडोग्रेल। टिक्लोपिडिन और क्लोपिडोग्रेल। और जो चौथी क्लासिफिकेशन है वो है ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी एंड थर्ड ए। ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी एंड थर्ड ए रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसका एग्जांपल क्या है? टायरोफिबेन। क्या? टायरोफिबेन और एप्टिफिबेटिड। टायरोफिबेन और एप्टिफिबेटिड, ये दो एग्जांपल्स है इसके। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन है। तो अब ये जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, अब हम लोग इनके क्लासिफिकेशन के हिसाब से इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ेंगे, इसलिए कि अलग अलग टाइप की दवाएं हैं तो इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी थोड़ा सा से अलग है। वरना तो अगर आप चाहें तो सबका फार्माकोलॉजिकल एक्शन सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये जो दवाएं हैं ये क्या करती हैं? प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकती हैं। प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकती हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है एग्जाम में तो आप सिर्फ ये लिख दीजिएगा कि ये जो भी दवाएं हैं किसी ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकती हैं। ठीक, अब हम लोग इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, बहुत डीप नहीं जाएंगे, थोड़ा सा देखते हैं। तो जो थ्रोम्बोक्सिन है यानी TXA2 सिंथेसिस इनहिबिटर है, तो ये क्या करता है? लो डोज ऑफ एस्पिरिन। तो इसका एग्जांपल आपने पढ़ा था एस्पिरिन। तो लो डोज ऑफ एस्पिरिन, अगर एस्पिरिन आप ज्यादा डोज में लेते हैं तब ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो एस्पिरिन एक्ट्स ऑन COX-1 एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन। तो एस्पिरिन क्या करता है? ये COX-1 आपने पढ़ा होगा कि जो नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं वो COX पे काम करती है, COX-1 एंड COX-2 पे काम करती हैं। तो ये जो दवा है COX-1 पे काम करती है। COX क्या है? ये साइक्लोऑक्सीजनेज एक तरीके का एंजाइम होता है जो बहुत सारे काम करवाता है। तो उसी में से एक काम ये भी होता है, ये थ्रोम्बोक्सिन का प्रोडक्शन करवाता है। और थ्रोम्बोक्सिन का जब प्रोडक्शन होता है तो वो प्लेटलेट का एग्रीगेशन कॉज करता है। तो अगर हम लोग COX को रोक दें तो उससे क्या है? थ्रोम्बोक्सिन का प्रोडक्शन रुक जाएगा, कम हो जाएगा, तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन भी नहीं होगा। आप इसके नाम से भी देख सकते हैं कि थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनहिबिटर, यानी ये जो दवा है वो क्या करेगी? थ्रोम्बोक्सिन के सिंथेसिस को यानी प्रोडक्शन को रोक देगी। ठीक, अब जो दूसरी टाइप की जो दवा है वो है फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर। तो इसका एग्जांपल क्या है? डाइपिरिडामोल। ठीक है, तो ये क्या करता है? इट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये मतलब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? ये काम कैसे करता है? तो इट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये क्या है? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक तरीके का समझ लिया केमिकल है कोई। ठीक है, ये क्या है? एक तरीके का कोई केमिकल होता है। तो इसके लेवल को क्या करता है? ये ब्लड के अंदर बढ़ाता है। ये क्या करता है? ब्लड के अंदर साइक्लो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के लेवल को बढ़ा देता है, जिसको हम लोग जिसका शॉर्ट फॉर्म है CAMP। इसका लेवल जब बढ़ता है तो ये क्या करता है? प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकता है। ये हमारे ब्लड के अंदर होता है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे ब्लड के ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ये हमारे ब्लड के अंदर होता है। और जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो प्लेटलेट के एग्रीगेशन को ये रोकता है। तो ये जो दवा है फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर, ये क्या करती है? तो इसके क्या है? कंसंट्रेशन को यानी इसकी मात्रा को ब्लड के अंदर बढ़ा देती है। तो इस तरीके से प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होता है। ठीक, और जो तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है एडीपी, इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर। तो ये देख लीजिए, ये भी क्या है? इनहिबिटर है, यानी ये भी प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकने वाली दवा है। इसका एग्जांपल क्या है? टिक्लोपिडिन और क्लोपिडोग्रेल। तो ये क्या करता है? इट ब्लॉक्स दी P2Y12 रिसेप्टर ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट का एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है P2Y12। ठीक है, तो उस रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देता है। और जब वो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, यानी जब उस पर जाके कोई चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जब उस पर जाके वो बाइंड करती हैं तो वो क्या करता है? वो रिसेप्टर एक्टिवेट कर देता है प्लेटलेट को। फिर प्लेटलेट क्या होता है? तैयार हो जाता है एग्रीगेशन करने के लिए। तो ये जो दवा है ये इसी प्लेटलेट का जो रिसेप्टर है P2Y12 इसको क्या करता है? ये ब्लॉक कर देता है। तो इस तरीके से क्या है? आपका जो प्लेटलेट है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है, और जब वो एक्टिवेट नहीं होगा तो एग्रीगेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? विच एक्टिवेट्स द प्लेटलेट एंड कॉज एग्रीगेशन। ये जो आपका P2Y12 रिसेप्टर है ये क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है प्लेटलेट को, और फिर क्या है? एग्रीगेशन कॉज करवाता है। तो इसी रिसेप्टर को हम लोग क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। तो ये अपना काम नहीं कर पाता है, प्लेटलेट का क्या है? एक्टिवेशन नहीं होता है, फिर क्या उसका एग्रीगेशन भी रुक जाता है। तो प्लेटलेट आपस में एग्रीगेट नहीं हो पाते हैं, आपस में जुड़ नहीं पाते, चिपक नहीं पाते हैं।
और जो चौथी इसकी क्लासिफिकेशन थी वो क्या थी, ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी एंड थर्ड ए रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये भी क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन B2, ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी, थर्ड ए रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये जो दवाएं हैं क्या करेंगी, इसको ब्लॉक कर देंगी। ये भी एक रिसेप्टर होता है, सेकेंड बी एंड थर्ड ए, ये भी रिसेप्टर है। तो ये जो दवाएं हैं क्या इसको ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। और ये भी क्या करती हैं, ये जो रिसेप्टर्स हैं ये भी क्या है, प्लेटलेट को क्या करती हैं, एक्टिवेट करती हैं। फिर उसके बाद उसका एग्रीगेशन बढ़ जाता है। तो इसी को हम लोग इस रिसेप्टर को अगर ब्लॉक कर देंगे तो प्लेटलेट एक्टिवेट नहीं होगा, उसका एग्रीगेशन भी नहीं होगा, वो आपस में चिपकेंगे नहीं, ठीक। अब इनका इंडिकेशन क्या है, कब इनको हम लोग यूज करते हैं, तो अब इनका जो मेन फंक्शन है ना, ये इनका क्या है, वो थ्रोम्बोसिस को रोकने के लिए ये किया जाता है। यानी एंटी प्लेटलेट दवाएं कब दी जाती हैं, थ्रोम्बोसिस को रोकने के लिए। थ्रोम्बोसिस आपने पढ़ा होगा कि हम लोग प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। प्लेटलेट को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। जैसे एरिथ्रोसाइट हम लोग बोलते हैं आरबीसीज को, ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। और WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक। तो ये थ्रोम्बोसिस, तो ये जो दवाएं होती हैं वो क्या करती है, जो थ्रोम्बोसाइट हैं उनका आपस में वो चिपके ना, उसको रोकती हैं। तो अब जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पे हम लोग देंगे। तो कहाँ पे दे सकते हैं, तो अनस्टेबल एंजाइना में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। यानी एंजाइना होता है, मैंने जब एंजाइना पढ़ाया था तो उसमें आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया था फार्माकोथेरापेटिक के अंदर, ठीक है। तो उसमें मैंने डायग्राम वगैरह बना के दिखाया था कि कैसे प्लेटलेट अगर आपस में चिपकते हैं तो जाके वो क्या है, किसी कैपिलरी का रास्ता बंद कर देंगे। तो इस तरीके से मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा तो फिर उससे क्या होगा, एंजाइना होगा, दर्द होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एंजाइना में भी इसको देते हैं ताकि उसको जाके वो जो प्लेटलेट हैं वो चिपके उनको छोड़ाया जाए। या अगर मान लीजिए उसका रिस्क अगर लगता है कि ये कंडीशन हो सकती है, किसी का लग रहा है कि मतलब प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रहा है, तो ये दवाएं देंगे ताकि प्लेटलेट का एग्रीगेशन ना हो। ऐसे ही एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में देते हैं इसको। ऐसे ही इन पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेशेंट, यानी ऐसा पेशेंट जिसको एक बार ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका है तो उसको भी हम लोग ये क्या है, ये दवाएं देते हैं। अब ये ना पूछेगा कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, एंजाइना क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं कई बार बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, ठीक है। ऐसे ही सेरेब्रोवैस्कुलर डिसीज, यानी हमारे जो ब्रेन तक जो मतलब ये फोर ब्रेन है, जो आगे का हमारा सेरेब्रम है, उसमें अगर मान लीजिए जो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें अगर लग रहा है कि प्लेटलेट एग्रीगेट हो सकते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई गिर गया सर के बल। और पांचवा क्या है, प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व। प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व अगर किसी का, यानी अगर आर्टिफिशियल किसी का वॉल्व लगा है तो उस कंडीशन में भी हम लोग ये दवाएं ऐसी देते हैं कि कहीं प्लेटलेट का उस पर क्या आपस में चिपका ना, या उस वॉल्व पे जाके ना चिपक जाए, तो इसलिए उस कंडीशन में भी ये दवाएं दी जाती हैं। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कब नहीं देंगे इन दवाओं को, तो रिसेंट ट्रोमा। अब ये देखिए, ये जो दवाएं ऐसी हैं, जब मान लीजिए ये प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होगा, अगर कहीं पर भी थोड़ा भी कट लगता है, कुछ भी होता है, तो क्या है, प्लेटलेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उससे ब्लड ब्लीडिंग को रोकने के लिए। अगर प्लेटलेट अपना ये काम नहीं कर पाएंगे एग्रीगेशन वाला, तो फिर क्या ब्लड रुकेगा नहीं, बहता ही रहेगा। तो इसलिए इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। तो कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग ऐसी दवाओं को दे नहीं सकते हैं जो मतलब प्लेटलेट को क्या है, एग्रीगेशन को रोक देती हैं। तो जैसे कि अगर किसी को ट्रॉमा हुआ है, यानी मान लीजिए ब्रेन के अंदर इंजरी हो गई थी कुछ इस टाइप की, तो उसमें नहीं देंगे। ऐसे ही रिसेंट सर्जरी अगर किसी का हुआ है तो उसमें भी नहीं देंगे, नहीं तो ये दवाएं दे देंगे, उसका क्या है, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। ऐसे ही अगर एबॉर्शन हुआ किसी का तो उस कंडीशन में भी नहीं देंगे। ऐसे ही रिसेंट अगर स्ट्रोक हो गया था तो उसमें भी नहीं देंगे। ऐसे ही क्या है, सीवियर हाइपरटेंशन में नहीं देंगे, सीवियर डायबिटीज़ में नहीं देंगे। ऐसे ही सीवियर लीवर डैमेज है अगर, तो उसमें भी नहीं देंगे। ऐसे पेप्टिक अल्सर में भी नहीं देते हैं। कोई दूसरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, किसी भी टाइप की अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसी कंडीशन में भी ये दवाएं नहीं देंगे, वरना तो क्या है, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं और बहुत सारा ब्लड उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब इसके डोजेस क्या है, कितना इसको देते हैं, तो एस्पिरिन कितना देंगे हम लोग, तो 75 से 150 mg ओरली देंगे, एक दिन के अंदर दे सकते हैं, ठीक। और ये जो डाइप्रीडामोल है ये हम लोग 150 से 300 mg पर डे दे सकते हैं। ऐसे ही जो टिक्लोपिडिन है इसको हम लोग 250 से 500 mg पर डे दे सकते हैं। और ऐसे ये जो टाइरोफिबेन है इसको हम लोग 0.4 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से IV रूट से देंगे, इन्फ्यूज़न के थ्रू, ठीक। अब जो दूसरा टॉपिक हमको इसमें पढ़ना हुआ है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। और ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये एंटीकोगुलेंट, एंटीप्लेटलेट और ये थ्रोम्बोलाइटिक, इनका तीनों का फंक्शन तकरीबन मिलता जुलता है और ये तीनों ना एक ही जैसी बीमारियों में तकरीबन यूज़ की जाती हैं। जो हमारा अब जो टॉपिक है वो क्या है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स।
तो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स को हम लोग फाइब्रिनोलाइटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रिनोलाइटिक। इसलिए कि आपको मालूम होगा कि जब ब्लड की क्लोटिंग होती है तो उसमें एक फैक्टर होता है फाइब्रिनोजेन, जो कि क्या है, आगे जब उसको एक्टिवेट किया जाता है तो वो बन जाता है फाइब्रिन। ठीक है, फिर वो आगे क्या है, ब्लड क्लोटिंग में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो वही फाइब्रिन जो है उसी को लाइटिक यानी उसको तोड़ने का जो काम करेगा, फाइब्रिन को जो तोड़ने का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रिनोलाइटिक या थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। तो ये क्या होती हैं? तो दी ड्रग्स आर यूज टू डिजोल्व दी ब्लड क्लोटिंग आर कॉल्ड थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। तो जो दवाएं ब्लड क्लोटिंग को डिजोल्व करने के लिए यूज की जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स या फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे प्लेटलेट हैं, इन्हीं की वजह से ज़्यादा मतलब ब्लड क्लोटिंग होती है। ठीक है, अब ये क्या है, आपस में एक साथ जुड़ गए हैं। ये इन्होंने क्या किया, एक मतलब गुच्छा सा बना लिया, एक थक्का सा बना लिया। अब ये जो दवा है वो क्या करेगी, इनमें जब जाएगी तो सबको तोड़ देगी अलग अलग करके। ये जो क्लोटिंग है वो सबको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेगी, अलग अलग कर देगी। तो ये क्या हो जाएंगे, फिर से ब्लड के अंदर वापस से फ्लो करने लगेंगे, बहने लगेंगे। तो ये दवाएं क्या करती है, इस क्लोट को तोड़ने का काम करती है, डिजोल्व कर देती हैं। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन नहीं है, इसके एग्जाम्पल्स हैं तो और कई सारे एग्जाम्पल, लेकिन हमने यहाँ पे 3 फेमस एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो एक है एल्टीप्लेज। क्या है? एल्टीप्लेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज। अगर इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछे तो तकरीबन सेम ही एक्शन है ये। तो चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। तो दिस ड्रग्स डिजोल्व दी ब्लड क्लोटिंग। ये दवाएं क्या करती हैं, ब्लड क्लोटिंग को डिजोल्व करती हैं बाई एक्टिवेटिंग और कन्वर्टिंग प्लाज्मिनोजेन इनटू प्लाज्मिन। देखिए ये मेन फंक्शन याद रखिएगा। ये जो दवाएं हैं ना, ये तीनों क्या करती हैं, किसी न किसी तरीके से जो प्लाज्मिनोजेन है उसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और ये जो प्लाज्मिनोजेन है, जब वो प्लाज्मिन बन जाता है तो क्या होता है, एक तरीके से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, विच लाइसिस यानी ब्रेक डाउन द फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन। तो ये क्या करता है, जो ये इसमें प्लाज्मिन है, ये प्लाज्मिन क्या करता है, तो ये जो फाइब्रिन है या फाइब्रिनोजेन है उसको तोड़ने का काम करता है। और जब उसको तोड़ता है तब क्या होता है, डिसॉल्व क्लोट्स। तो जो क्लोट बन गया था उसको क्या करता है, ये डिसॉल्व कर देता है, तोड़ देता है। तो अब इसमें कुछ चीज़ें याद रखिए, आप कुछ बातें ध्यान रखिए। एक क्या है आपका प्लाज्मिनोजेन और दूसरा प्लाज्मिन। तो आप ये याद रखिएगा कि ये जो प्लाज्मिनोजेन, ये जेन आता है ना, ये समझिए कि जो जिसके सामने भी आ रहा है अक्सर ऐसा होता है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे कि ये फाइब्रिनोजेन है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ये ब्लड क्लोटिंग नहीं करा सकता है जब तक कि वो क्या है, फाइब्रिन न बन जाए। अब ये फाइब्रिनोजेन बनाने के लिए पूरे उसके मतलब कुछ कैल्शियम वगैरह जो भी आते मिलते हैं, तब वो फाइब्रिनोजेन जो है वो फाइब्रिन बनता है। ऐसे ही ये प्लाज्मिनोजेन क्या है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो उसको जब ये क्या कहते हैं, तो ये जो दवाएं हैं वो क्या करती हैं, उसको प्लाज्मिन कर देती हैं, प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देती हैं, यानी उसको एक्टिव कर देती हैं। तब उसके बाद ये क्या है, अपना काम शुरू कर देता है और ये जो फाइब्रिन है या फाइब्रिनोजेन है उसको तोड़ने का काम शुरू कर देता है। अब ये फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन क्या है, तो आपने पढ़ा होगा ब्लड क्लोटिंग का सिस्टम, तो उसमें एक बहुत अहम फैक्टर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। ये क्या होता है, एक तरीके से धागे जैसा पतला पतला धागा बन जाते हैं। ये समझ में आ रही, पतला पतला, मान लीजिए यहाँ पे आपका ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे कट लग गया। तो अब ये क्या करते हैं, तो यहाँ पे आके ये धागे जैसे पतले पतले हैं, इस पे आके चिपकने लग जाते हैं। ठीक है, ये चिपकने लग जाते हैं, फिर उसके बाद प्लेटलेट आके इस पे जमने लग जाता है और जो भी WBC RBCs हैं वो सब आके इसमें फंस जाते हैं, तो वो रास्ता बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसका पूरा एक प्रोसेस होता है ब्लड क्लोटिंग का। तो फाइब्रिनोजेन या फाइब्रिन समझिए एक धागे की तरह पतला पतला होते हैं। तो ये जो प्लाज्मिनोजेन, ये जो प्लाज्मिन है, ये क्या करता है, इसको तोड़ने का काम करता है प्लाज्मिन। ठीक है, प्लाज्मिन किसको तोड़ता है, फाइब्रिन या फाइब्रिनोजेन को। जब ये टूटते हैं तो फिर मान लीजिए उसमें अब ये जो ब्लड की क्लोटिंग होती है उसमें भी क्या होता है, फाइब्रिन होता है। समझ में आ रही बात, ब्लड की क्लोटिंग में भी क्या होता है, फाइब्रिन एक अहम रोल प्ले करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फाइब्रिन को तोड़ देते हैं जब, तो फिर क्या है, ब्लड की क्लोटिंग क्या है, डिसॉल्व हो जाती है, टूट जाती है, वो बिखर जाते हैं सारे प्लेटलेट इधर उधर। ठीक है, तो ये इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी दवाएं हैं ये क्या करती हैं, ये जो प्लाज्मिनोजेन है उसको प्लाज्मिन बना देती हैं और फिर प्लाज्मिन अपना काम करता है और फाइब्रिन को तोड़ देता है, जिसके क्या वजह से क्लोटिंग क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। अब इसके इंडिकेशन क्या है, तो इसके इंडिकेशन
जहाँ पे भी मतलब आपको लग रहा है, अब इसके इंडिकेशन क्या है, तो कई सारे इंडिकेशन इसके हो सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल सा ये दिया है कि जहाँ पे भी मान लीजिए ब्लड क्लोटिंग हो गई है, उसको डिजोल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये क्या प्रोटियोलाइटिक ड्रग से दे सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी को हार्ट की, मान लीजिए किसी को एंजाइना है और उसमें ब्लड क्लोटिंग हो गई है, प्लेटलेट के एग्रीगेट हो गए हैं, उसकी वजह से एंजाइना हुआ है, तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। मान लीजिए क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर क्या है, थ्रोम्बोसिस हो गया है, तो उसकी वजह से भी तो भी क्या ये दवाएं हम उसमें भी दे सकते हैं। तो जहाँ पे भी मान लीजिए ब्लड की क्लोटिंग हो गई है, मान लीजिए हमारे हाथ हैं, इसमें कहीं ब्लड की क्लोटिंग हो गई, प्लेटलेट आके जमा हो गए, तो उसको तोड़ने के लिए भी हम दे सकते हैं। तो जहाँ भी ब्लड वेसल्स के अंदर, जहाँ भी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड की क्लोटिंग हो जा रही है, उसको डिजोल्व करने के लिए ये दवाएँ दी जाती हैं। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो जो आपने ऊपर पढ़ा ना अभी, वही सारी कॉन्ट्राइंडिकेशन यहाँ पे भी सेम हुई है, कुछ अलग नहीं है। ठीक, इसके डोजेस क्या हैं, तो एल्टी प्लेज क्या है, तो अगर मान लीजिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए इसको दे रहे हैं, तो इसमें 15 से इसको हम क्या है 15 mg आईवी रूट से देंगे, इन्फ्यूजन के थ्रू, यानी आईवी रूट से इसको इंजेक्ट करेंगे। और अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, यानी मान लीजिए हमारा जो लंग्स है उसके अंदर क्या है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो बंद ब्लॉक हो गए हैं, वहाँ पे प्लेटलेट जाके क्या एग्रीगेट हो गए हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग 100 mg आईवी रूट से देते हैं। ऐसे ही स्ट्रेप्टोकाइनेज है, तो इसको हम लोग यूनिट में देते हैं, तो इसको हम लोग देते हैं 2,50,000 यूनिट देते हैं, 2,50,000 यूनिट हम लोग ये दवा देते हैं। ठीक है, इसको आयु बोलते हैं, यानी इंटरनेशनल यूनिट है इसका। ठीक है, तो ये ज़रूरत के हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो मतलब एडल्ट को जो दी जाती हैं उमूमन, वो कितनी दी जाती हैं, तो कितनी दी जाती हैं, तो 250,000 यूनिट इसको दी जाती हैं, तो ये वाली दवाएं दी जाती हैं। अब तीसरा जो है यूरोकाइनेस, तो ये भी क्या है यूनिट में दी जाती है, तो ये कितना, तो 4,400 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से ये दवाएं दी जाती हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये इसी पे कंप्लीट हो रहा है और इस चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। Thank you so much for watching.